गांधी जी ने डेथ से पहले अपनी कुछ शर्तें रखी थी। तो उसमें कई चीजें रखी थी, जैसे कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, इंडियन आर्मी को डिसॉल्व कर दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तैमूर ने जब दिल्ली पर अटैक किया था तो लगभग 20-30 मीटर ऊंचा कपाल का मतलब स्कल का पहाड़ बनाया था। ज्ञानवापी और ईदगाह मस्जिद, जिसके बारे में सबको मालूम है, बहुत डॉक्यूमेंटेड है कि वो मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, तो वहाँ पे एक भव्य मंदिर होना चाहिए। पेशवा बाजीराव बल्लाड़ के नेतृत्व में मराठा एम्पायर महाराष्ट्र से निकल के लगभग पूरे इंडिया पे, सेंट्रल इंडिया पूरा कवर करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है। मैं मुगल्स को थोड़ा डिफरेंट मानता हूँ जो अर्ली इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, क्योंकि असली अर्ली जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे वो ज्यादा कट्टर थे और उनका मेन एम था कि इंडिया को लूट के लेके जाना है। मुगल्स इवेंचुअली थोड़े सॉफ्ट थे, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कंपेयर टू थोड़ा सॉफ्ट थे जो आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, तुगलक्स की, लोधी की या कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इस पे सीधे हुआ क्या था, हम लोग पे स्ट्राइक आ गया था चैनल का, और स्ट्राइक आया भी कहाँ से, गुजरात हाई कोर्ट से सीधे। तो यार पुलकित, सबसे पहला ना मेरा क्वेश्चन यही है कि कैसे शुरुआत हुई यार इन सब चीजों की? आपके जो चैनल है, मतलब क्या सोच के आप लोगों ने सोचा कि यार मुझे हमें इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए? तो एक्चुअली हम लोग का इंजीनियरिंग हम लोग ने ख़त्म की, मैं और अनंत दोनों सेम कॉलेज में थे। तो 2018 में हम लोग ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और उसके बाद फिर मेरा तो फर्स्ट चॉइस था डिफेंस में जाने का। तो उसके बाद मैंने करीब 1 साल तक सीडीएस की प्रेप की थी, 3 बार सीडीएस रिटन क्वालीफाई हुआ, बट एसएसबी में आके रुक जा रहा था। और अनंत बाय द टाइम उसमें था होम शॉप 18 में, वो मार्केटिंग में चला गया था। तो ऐसे 1.5 साल करीब बीता, और उसके बाद फिर मेरा अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया सीडीएस का। बट उसके बाद फिर मैंने एसएससी सीजीएल और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऐसे ही ट्राई दिया, तो सबका प्रीलिम्स और टीयर 1 टीयर 2 ऐसे निकल रहा था। फिर आ गई कोविड 2020 फर्स्ट वेव। तो उसके बाद फिर हम और अनंत, क्योंकि सब घर ही पे बैठे रहते थे, तो दिन भर ऐसे ही बात चलती रहती थी कि क्या हो रहा है दुनिया में, ये सब है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग से वो इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर नहीं था, बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर था कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चलता है, उसके बाद तुम्हारा गूगल कैसे सर्च को करता है, या कैप्चा गूगल का कैसे काम करता है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की। बट फिर जब इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस डालना स्टार्ट की, आई थिंक फर्स्ट वीडियो विच वेंट वायरल वाज छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मदर जीजाबाई, उनकी वीडियो सबसे पहले वायरल हुई। तो हम लोग ने स्विच कर लिया कि भाई इसी पे बनाते हैं, इंडियन कल्चर और हिस्ट्री पे, क्योंकि इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री पे मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया था सीडीएस के प्रिपरेशंस करते करते, काफ़ी इन डेप्थ, और वो इंटरेस्ट भी बहुत जग गया था। फिर जब मैं आनंद से ये सब डिस्कस करने लगा, तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग को बहुत पता नहीं रहता है, खास करके जो सीबीएसई स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत बेसिक सी मिनिमल सी हिस्ट्री रहती है, प्लस क्या रहती है, एनसीईआरटी चलती है, तो बहुत फैब्रिकेटेड हिस्ट्री बताई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द मतलब अधिकतर हिस्ट्री के बारे में हम अनअवेयर रहते हैं। तो जब हमने ये सब सारी अनहर्ड हिस्ट्रीज इंडिया की डालनी स्टार्ट की यूट्यूब पे, तो लोगों को भी पसंद आने लगी, क्योंकि लोग भी अधिकतर क्या, हम लोग का जो पूरा ऑडियंस है वो है 15 ईयर से 35 ईयर्स। तो क्या है कि हम लोग जैसी स्कूलिंग करी है उन्होंने, सेम जो बुक्स हम लोग पढ़े हैं 10th तक, वो वही हिस्ट्री बुक्स उन्होंने पढ़ी है, तो बहुत अचानक से वायरलिटी मिलने लगी। तो ऐसे ही रहा। और अच्छा चल रहा है। 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों के, है ना? जी। या बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। क्योंकि जो हमने बात भी की थी कॉल पे कि जो हिस्ट्री है हमारी इंडिया की, जो हमें पढ़ने को मिलती है, और अब मैं जो यूट्यूब पे सुनता हूँ, जैसे अभिजीत छाबड़ा है, एक हिस्टोरियन है, उनको आप जानते होंगे। हाँ, मिल चुका हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखी थी आपकी वो फोटो, देखी थी उनके साथ आप दोनों की। तो वो उनकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी, लाइव वगैरह देखी, तो उन्होंने बोला बहुत कुछ, जिनको आज मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे गांधी जी वगैरह हो गया, जो भी लोग हैं जिनको हम पूछते हैं, हमें लगता है कि यार इन्होंने ही मतलब ये योगदान दिया है, या इन्होंने ही ये काम किया है, उनके बारे में कोई बुराई सुनने को नहीं मिली हमें अपनी किताब में। तो उनके मुंह से सुना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, काफी कुछ मैनिपुलेट किया गया, काफी कुछ डिस्टॉर्ट किया गया है। तो आप मुझे बताओगे कि कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपने एनसीईआरटी किताब में पढ़ी, लेकिन उसके बाद आपको पता चला नहीं यार, मुझे तो एनसीईआरटी किताब में गलत बताया गया है, ये कुछ ऐसी बातें आपको पता चली, वो बता सकते हो आप? जैसे सबसे पहले तो जो गांधी जी के बारे में बात हुई, तो अभी एक राइटर हैं जो आई थिंक अभी वो नेशनल वो डीडी नेशनल में सीनियर एडिटर हैं, प्रखर श्रीवास्तव करके। तो उनकी एक पुस्तक आई है अभी हिंदी में और मराठी संस्करण में ही आई है। तो मेरा फर्स्ट चॉइस तो वैसे इंग्लिश रहता है, बट उस बुक को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, हिंदी संस्करण जो है हेराम करके। तो गांधी जी के हत्याकांड से के 2 साल पहले तक की उन पे घटनाक्रम दिए हुए हैं।
सो इट वाज़ फ्रॉम 1948 टू आई थिंक 1950, नहीं 1946 से 49 के बीच में, जब भारत आज़ाद हुआ और गांधी जी के डेथ तक। तो उसमें जो चीज़ें दी गई हैं गांधी जी के बारे में बहुत माइंड ब्लोइंग है, जिनके जो गांधी जी के को सही से पोर्ट्रे नहीं करती है हमारी बुक्स में। आई एम नॉट सेइंग कि गांधी जी का ऐसे व्हाइट और ब्लैक कैरेक्टर नहीं था। जैसे बहुत सारे आप देखोगे राइट विंग के यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, गांधी जी की बहुत डार्क इमेज शो करते हैं। एनसीईआरटीज़ क्या करती है, इनकी बहुत सेंटली व्हाइट टाइप की, मतलब समझ लो बहुत प्योर इमेज शो करती है। बट गांधी जी वाज़ काइंड ऑफ वेरी ग्रेइश इमेज इमेज उनका बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अ, सपोज़ली न जब उनका जो होने वाला था अटैक, जब उन पे नाथूराम गोडसे ने गोली चलाई थी, उसके 20 दिन पहले तक बहुत क्लियरली वो बुक में बताते हैं और बहुत सारे नेशनल आर्काइव में वो सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि कैसे-कैसे दिल्ली पुलिस को पूरा बात पता था कि गांधी जी पे अटैक होने वाला है। बट फिर भी गांधी जी ने उसको अलाउ कर दिया। अरे सॉरी, गांधी जी ने, दिल्ली पुलिस ने अलाउ किया। और इसमें कहा जाता है कि नेहरू जी और इवन पटेल जी को भी बहुत क्लियरली चीज़ें पता थी कि गांधी जी की लाइफ खतरे में, फिर भी अलाउ किया गया। गांधी जी ने डेथ से पहले अपनी कुछ शर्तें रखी थी, हुँ, तो उसमें कई चीज़ें रखी थी जैसे कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, इंडियन आर्मी को डिसॉल्व कर दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उनमें से एक था कि मेरे को सिक्योरिटी मत दो। तो नेहरू जी और पटेल जी ने गांधी की सारी बातों को नहीं माना, सिर्फ़ एक बात को माना कि मुझे सिक्योरिटी मत दो। और वही हुआ वो। और फिर 30th जनवरी को जिस दिन गांधी जी पे अटैक हुआ फाइनल, 20th हाँ, जनवरी 20 दिन पहले 10 दिन पहले भी मदन लाल पहलवा करके जो नाथूराम गोडसे का ही ग्रुप का एक मेंबर था, उसने भी अटैक किया था गांधी जी पे। बहुत क्लोज़ आके बॉम्ब अटैक था वो, बट वो फेल हो गया था। उसके बाद भी गांधी जी की सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। नाथूराम गोडसे और इन सब का जो भी चीज़ डिटेल्स थी, जो लोग गांधी के मर्डर में इन्वॉल्व थे, उनकी पहले ही डिटेल मिल चुकी थी कि ये लोग कनॉट प्लेस पे पता नहीं कौन-सा होटल है, बुक में दिया है। इन-इन होटल में जाके नाथूराम गोडसे एंड कंपनी रुकी हुई है। इनका ये था, यहाँ के गाँव से आते हैं, क्या पेशा है उनका, ऑक्यूपेशन, सब कुछ दिल्ली पुलिस को मालूम था। और उसमें प्रखर जी लिखते हैं कि कोई एक कांस्टेबल को भी आप ये केस दे देते ना, तो वो बहुत ईज़िली पकड़ लेता और गांधी जी को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें वो आगे लिखते हैं, बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं कि होता क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी से बहुत डाँट सुनते थे नेहरू जी और पटेल जी, क्योंकि बहुत खिटपिट था, देश चलाने में सबका अलग-अलग नज़रिया था। गांधी जी वाज़ टू नॉन वायलेंस, बोलते थे इंडियन आर्मी मत रखो। तो उसमें प्रखर जी लिखते हैं कि नेहरू जी और पटेल जी के लिए बहुत ईज़ी था कि वो साल में 2 दिन, 2 अक्टूबर को और 30 जनवरी को वो जाके राजघाट पे, जहाँ पे गांधी जी की समाधि, वहाँ जाके फूल चढ़ा दें, रादर देन कि वो हर शाम बिड़ला भवन, जो कि उनका घर था दिल्ली में, बिड़ला भवन, वहाँ जाके डेली जाके गांधी जी की डाँट सुने। और यही चीज़ तुषार गांधी ने भी लिखी है जो उसमें है। तुषार गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं। तो इस टाइप की डिटेल्स मिली है। फिर मतलब वो बुक ही अपने आप में बहुत लाजवाब है कि इतने सारे डिटेल्स मिले थे। गांधी जी के डेथ के बाद अब गांधी जी के फॉलोअर्स क्या, सबसे जो सेकंड नेम गांधी जी का नाम सुनते ही आता है हमारे दिमाग में, वो आता है नॉन वायलेंस, अहिंसा। गांधी जी के डेथ के बाद मतलब हुआ कि गांधी जी के डेथ के जस्ट बाद जो जिन्होंने हुँ, लोगों उनको मारा था, हुँ, हुँ, नाथूराम गोडसे, उसका नाम, उसका कास्ट ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी उसकी जो उपजाति थी, यानी चित्पावन ब्राह्मण जो कि महाराष्ट्र में होते हैं। ये पूरा डिटेल महाराष्ट्र तुरंत पहुँच गया, गांधी जी को गोली लगने के सिर्फ़ 2 घंटे बाद। और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में, जो कि उस समय महाराष्ट्र शायद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और सेंट्रल इंडिया में डिवाइडेड था। वहाँ पे ब्राह्मणों को खींच-खींच के बाहर निकाल के मारा जाने लगा। इवन सावरकर जी के छोटे भाई, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम उनका, उनको जब बाहर उनके घर के बाहर ये अहिंसावादी जो कांग्रेसी थे, जो अहिंसावादी गांधीवादी लोग थे, जो अहिंसा के पुजारी, इन्होंने उनको बाहर चोर डकैत की तरह खींच के बाहर लाया और उन पर तब तक पत्थर बरसाए जब तक उनकी डेथ, ऐसे वो बुक में डिस्क्लोज़ करता है और ये सब चीज़ नेशनल आर्काइव में है। और सावरकर के भाई की डेथ जो हुई थी मॉब लिंचिंग, वो आज़ाद भारत का सबसे पहला मॉब लिंचिंग था। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन बंगाल के बारे में भी जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, उसके बारे में सिमिलर काइंड ऑफ डिटेल्स मिले हैं। तो यही चीज़ है कि जो अच्छे-अच्छे चीज़ें थी, उनको रखा गया एनसीईआरटी में, जिन्होंने एनसीईआरटी लिखा, बट वो चीज़ें छुपा दी गई, जो कि जिसमें वो नेगेटिव लाइट में पेश हो सकते थे। इवन इंडियन नेवल म्यूटिनी के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि एक्चुअली इट वाज़ द इंडियन नेवल म्यूटिनी, जो कि 1947 में 45 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद, जिसकी वजह से अंग्रेज़ डर गए थे। क्योंकि हुआ क्या था कि जब आज़ाद हिंद फ़ौज सरेंडर किया, तो
तो वहाँ उसके 3 ऑफिसर्स को पकड़ा गया। उसमें से एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे, एक सिख थे। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। तो 3 ऑफिसर्स को पकड़ा गया और उनका पब्लिकली ट्रायल हो रहा था। रेड फोर्ट के में एक कोर्ट सेट किया गया, वहाँ पे पब्लिकली ट्रायल हो रहा था। और जब ये ट्रायल्स हो रहे थे, तो ब्रिटिश का अटेम्प्ट था कि तीनों का जो तीनों मेजर रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम और सिख, इन तीनों को दबाने के लिए कि देखो तुम्हारे उनको हम पनिश कर सकते हैं। बट हुआ इसका उल्टा, पूरे इंडिया में एक लहर सी दौड़ गई यूनिटी की। तो इससे क्या हो सकता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी कि शायद इंडिया का पार्टीशन नहीं होता, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख यूनिटी हो सकती थी। तो इससे मुस्लिम लीग के भी लीडर्स को दिक्कत हो रही थी और कई कांग्रेस के लीडर्स को भी दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद फिर इसके जस्ट बाद क्या हुआ कि इंडियन नेवी की जो बॉम्बे में थी, नेवल बेस थी, वहाँ पे कई शिप्स पे इंडियन नेवी के पर्सनल ने विद्रोह कर दिया और इंडिया का नया फ्लैग कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का और कम्युनिस्ट पार्टी का, तीनों का फ्लैग एक साथ लगा दिया और यूनियन जैक को फाड़ दिया। तो इसके बाद नेहरू और पटेल गए थे उनसे पैसिफाई करने के लिए, आप सरेंडर कर दो। ये सारी चीज़ें, और ब्रिटिशर्स इससे डर गए थे कि इस तरह का अगर म्यूटिनी होने लगा इंडियन नेवी में, आर्मी में भी अगर हो गया, तो फिर हम कंट्रोल किससे करेंगे? क्योंकि पूरे इंडिया को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इंडियन आर्मी, नेवी चाहिए ही चाहिए। तो इस टाइप की बहुत सारी डिटेल थी, जो कि इंडिपेंडेंस के पास आस-पास ख़ास करके मिलती है। इसी तरह से मिडीवल हिस्ट्री में भी हैं चीज़ें, बट है क्या कि मिडीवल हिस्ट्री हम लोग को उतना दिमाग में नहीं रहता है तुरंत याद लोगों को, लेकिन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से लोगों को मालूम रहता है। तो इसलिए हम लोग इसके इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत ईज़ी रहता है कि ये कितनी गलत बताई गई थी हिस्ट्री में चीज़ें। जी। हुँ। अभी आप देख रहे हैं जो एनसीईआरटी किताब में जो नया मॉड्यूल आया है उसमें मुगल्स का कुछ पोर्शन हटा दिया गया है, सुनने में आ रहा है। एम आई राइट? ऐसा हाँ, हुआ ऐसा है कुछ ना? कुछ लास्ट, हाँ, एक तो न्यूज़ आया था कि लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, और अभी आया हुँ, है कि वो इंक्लूड करना है, आई थिंक दे आर मर्जिंग द क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 6 की हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी को वो मर्ज कर रहे हैं इनटू हुँ, सोशल साइंस ऐसे करके। और उसमें क्या होगा कि ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं कि जैसे कि भारत के बारे में सबसे पहले क्या कहाँ बताया गया है, भारत का डेफिनेशन क्या है, किन-किन शास्त्रों में सबसे पहले मेंशन किया गया है। इट्स अ गुड मूव, बट आई थिंक इट्स वेरी लेट कि एक्चुअली इस गवर्नमेंट को आए हुए 2014 10 साल हो गए हैं, और फिर अब जाके ये बेसिक से चेंज करा इन्होंने 2000, वो भी क्लास 6 की बुक के साथ। अभी 7th 8th 9th 10th 11th 12th बची हुई है। तो बहुत स्लो मूव है, और यही कंपैरेटिव जो आप देखोगे, जैसे राजीव मल्होत्रा ने भी एक शायद इंटरव्यू में बताया था कि जो लेफ्टिस्ट आते हैं या कम्युनिस्ट जो ही पावर में आते हैं, द हुँ, फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज़ चेंज द करिकुलम। पूरे एक हुँ, साथ ही पूरी की पूरी करिकुलम चेंज करते हैं अपने उसके हिसाब से, हुँ, ताकि वो अपना प्रोपेगेंडा सेट कर पाएँ। बट यही हम लोग के यहाँ उल्टा है, हम लोग काफ़ी हुँ। स्लो कर रहे हैं। तो जो ये हमें मुगल्स के बारे में पढ़ाया गया था हमारी एनसीईआरटी किताब में कि यू नो आपने सुना होगा कुछ राजा के पीछे द ग्रेट लगा देते थे, एम्परर्स के पीछे। आपने देखा है ये हमें पढ़ाया गया है भैया, हमें पढ़ाया गया था। हुँ, हुँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, जो भी इस्लामिक एम्परर्स वगैरह थे, जब ये राज कर रहे थे इंडिया पे, तब कैसे ट्रीट किया जाता था हमें? इंडियंस का बहुत अलग-अलग, क्योंकि हम लोग में जो इस्लामिक इन्वेजन्स भी हुए हैं, वो अलग-अलग रूलर्स, वो अलग-अलग क्या बोलते हैं उसको, एम्पायर्स रहे हैं, और एम्पायर में भी वो हुँ, जो एम्पायर्स भी आए, वो अलग-अलग जगहों से आए थे। जैसे स्टार्टिंग हुआ था अरब से, देन केम दी पर्शियंस, देन केम दी मिडल ईस्ट, सॉरी सेंट्रल एशिया, जो कि आज का तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान है, ये टर्किश एरिया। तो इन सब का ना अलग-अलग तरह से बिहेवियर रहा था इंडियंस के प्रति। कुछ बहुत ज़्यादा कट्टर थे, कुछ को कुछ ज़्यादा थोड़े सॉफ्ट थे। अपना मेन उनका था कि दे यूज्ड देयर रिलिजन एज़ अ टूल टू गवर्न द नेशन। कुछ का था कि दे यूज्ड मतलब वो ऐसे कट्टर ही थे कि देयर रिलिजन वाज़ देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे औरंगज़ेब का, कि उसको रिलिजन ही फर्स्ट प्रायोरिटी बना के रखा था। तो अब जैसे स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 700 एडी के आस-पास से, जब प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद से करीब 100 साल के अंदर अरब मुस्लिम्स ने पूरे ईरान को ओवररन कर दिया था, उसके ऊपर पूरा पार कर गए थे, और पूरा ईरान वाज़ डिफीटेड एंड डिमोलिश्ड, जो पर्शियन कल्चर था, ज़ोरास्ट्रियन। क्योंकि और वील हैव टू मेक, मतलब ये पक्का है हम लोग का कि ईरानियन कल्चर जो था, और ईरान जितना समृद्ध था उस समय, इट वाज़ इक्वल टू भारत।
भारत जितना समृद्ध था उतना ही ईरान समृद्ध था, उतने ही उसका आर्ट एंड कल्चर और साइंस डेवलप थी जितना हमारी डेवलप थी। वहाँ भी उस टाइप के टेम्पल्स थे और इतने बढ़िया आर्ट एंड कल्चर को डिपिक्ट करने वाले टेम्पल्स थे, जैसा कि भारत में थे, सेम टू सेम। बस थोड़ा सा रिलीजन में फ़र्क था। दे वर फॉलोइंग ज़ोरास्ट्रियन व्हिच वाज़ आल्सो सेड कि इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक स्पिन ऑफ हिंदुइज़्म। सिमिलर वो बुत परस्ती करते थे वो भी, जो कि मुस्लिम्स को पसंद नहीं था। तो इवन दो विदिन 100 इयर्स वो मक्का से समझ लो बलूचिस्तान तक पहुँच गए। बहुत बड़ा एरिया है ये, अगर आप मैप में दिखाओगे कि कहाँ अरब है और कहाँ बलूचिस्तान है। इस बहुत बड़े एरिया को इन्होंने 100 साल में कैप्चर कर लिया। बट बलूचिस्तान से दिल्ली पहुँचने में, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसको कवर करने में फिर 300 साल लग गए थे अरब इन्वेडर्स को। अब इसका बहुत बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे एक अलायंस बना इंडिया में, जिन्होंने इसको रिपल्स किया। तो उस समय जो सबसे 3 बड़े एम्पायर थे, उस वाज़ कि नॉर्थ में था आपका गुर्जर प्रतिहार, व्हिच वर द एंसेस्टर्स ऑफ करंट डे राजपूत्स। गुर्जर प्रतिहार, अब कुछ लोग बोलते हैं कि गुर्जर के भी एंसेस्टर्स थे, कुछ बोलते हैं राजपूत के एंसेस्टर्स। मेरे को लगता है दोनों का ही रहा होगा। अब ये थोड़ा-सा गुर्जर और राजपूत के बीच में वैसे कास्ट वाला चलता है कि गुर्जर राजपूत हमारे प्रतिहार हमारे एंसेस्टर थे या उनके थे। लेकिन वो थे राजपूत और इसी एरिया में थे, राजस्थान से गुजरात एरिया में। साउथ में थे राष्ट्रकूट एम्पायर, जो कि कर्नाटका एरिया में, और नॉर्थ में था ललितादित्य मुक्तपीड़ा, जो कि कश्मीर के एम्परर थे। उस समय हुआ कि एनिमी एट द गेट, जब वो उन्होंने देखा कि इतने बड़ी एनिमी आ चुकी है, जिसने ईरान को, जो कि 2-3 हज़ार साल पुराना सिविलाइज़ेशन था, उसको इन्होंने चुटकियों में क्रश कर दिया। तब इन्होंने ललितादित्य मुक्तपीड़ा, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों ने अलायंस फ़ॉर्म किया और अगले 200 साल तक, 200 से लेके 300 साल तक इन्होंने लगातार रेज़िस्टेंस किया कि अरब आर्मी को वहाँ पे रोके रखें, और बहुत सक्सेसफुल हुए हुआ इसमें। प्लस अब यहाँ पे जब ये अटैक कर रहे थे इंडिया पे, तो बाय द टाइम अरब्स ने स्टार्ट किया अटैक करना यहाँ पे मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट बोला सॉरी, सेंट्रल एशिया में, जो कि उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, व्हिच वाज़ अ बुद्धिस्ट नेशन एट दैट टाइम। वहाँ पे अटैक करके वो जीतने में सफल हुए और वो पूरा एरिया कन्वर्ट हो गया इस्लाम में। इसके बाद फ्रेश इन्वेजन स्टार्ट हुआ अरब से नहीं, सेंट्रल एशिया से, जो कि टर्क्स थे, जिसमें तैमूर, तुगलक, ये लोग अटैक किए। अब इसमें यहाँ पे इन लोगों को सक्सेस मिल गया। जब टर्क्स ने अटैक किया तो इनको सक्सेस मिला और सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को हराया, जो सबको मालूम है। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक और इन्होंने हराया था। तो ये जो पहली वेव आई हम लोग की, ये दे हेटेड इंडियंस। हिंदुओं को बहुत बुत परस्त मानते थे और डेविल वर्शिपर मानते थे, इस टाइप की चीज़ें थी, और बहुत ही मैनिएक टाइप का क्राउड था जो पहला पहला इन्वेजन हुआ। सो देयर सोल aim was to destroy as many as temples, convert as many Hindus as they can, जितने हिंदुओं को मार सकते हैं मारे, ऐसा था पहला वाला इन्वेजन। तो जैसे उसमें आपको न्यूज़ भी मिलेगा कि मतलब आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा कि तैमूर ने जब दिल्ली पर अटैक किया था, तो लगभग 20-30 मीटर ऊँचा कपाल का, मतलब स्कल का वो बनाया था, पहाड़ बनाया था, हिंदुओं के स्कल का, दिल्ली में। फिर जितने जनेऊ इकट्ठा हुए थे, उसका भार कितना बहुत केजी में था, उनके तलवार के बारे में ऐसा सिर्फ़ जनेऊ इकट्ठा करके। तो ये फर्स्ट इन्वेजन में बहुत ब्रूटैलिटी हुई थी। बट इवेंचुअली जो बाद के रूलर्स आए, ख़ास करके जैसे मुगल्स आए, तो मुगल्स मोस्टली दे वर बोर्न इन इंडिया, देयर मदर्स वर हिंदू एंड दे हैड वेरी गुड आइडिया अबाउट इंडिया। तो सेम सेम तरीके से दिखते थे मुगल्स, हम लोग की तरह कपड़ा पहनते थे, बोली सेम थी। तो इनका क्या था मुगल का कि दे कंसिडर्ड एज़ देमसेल्व्स एज़ इंडियन। अब भले ही राइट विंग मेरे से बहुत थोड़ा डिसएग्री करेगी इस बातों पर, लेकिन ये है कि मुगल्स वर कंसिडर देमसेल्व्स एज़ हिंदुस्तानी। तो इनका मेन था कि ये थोड़े से सॉफ्ट थे इंडियंस के प्रति। दे हेटेड कि हाँ, हिंदूज़ को वो होना चाहिए कि बुत परस्त हैं, कन्वर्ट होना चाहिए, बट दे स्टार्टेड एम्प्लॉयिंग ए हिंदूज़ इन देयर कोर्ट्स। जैसे बिरबल थे, उसके बाद बहुत सारे जैसे तानसेन, इस टाइप के बहुत सारे लोगों को मुगल्स ने अपने उसमें वो करने लगा, भर्ती करने लगे। तो ये चीज़ चेंज थी कंपेयर्ड लाइक सेंट्रल एशिया और अरब मुस्लिम्स के, और जो मुस्लिम्स यहाँ पे ही जन्म लिया और यहीं पे रहे। तो ये पूरा सिलसिला चलता रहा सॉफ्टनेस का, और इसीलिए मुगल बहुत फ्लरिश किया, क्योंकि बहुत सारे थोड़ा मुगल का कंपैरेटिवली बाकी जो रूलर्स थे, जैसे कि तुगलक हो गए, तर्क्स हो गए, उसके बाद आपके अरब्स हो गए, उनके कंपैरेटिव ज़्यादा सहिष्णु थे। तो इसकी वजह से वो हिंदू को एम्प्लॉय करते थे
और इनका एम्पायर काफ़ी ग्रो किया। राजपूतों से शादी की, अन्य हिंदू एम्पायर से इन्होंने अलायंस बनाया, थोड़ा हिंदूज़ को कुछ हद तक अलाउ किया कि अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें। तो इसकी वजह से मुगल काफ़ी तक ग्रो किया और काफ़ी समृद्ध था इवन शाहजहाँ तक। बट औरंगज़ेब के आने के बाद से फिर वही चीज़ स्टार्ट हो गई। औरंगज़ेब वाज़ वेरी फैनेटिक, ही हेटेड हिंदूज़ कि बुत परस्त हैं। बाय द वे आपको मालूम है कि बुत परस्ती जो ये वर्ड यूज़ होता है, ये एक्चुअली केम फ्रॉम बुद्धा। तो जब इस्लाम 7th सेंचुरी में पहली बार ईस्टवर्ड मूव करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो ज़ोरास्ट्रियन के बाद जो सबसे पहला रिलीजन उनके कॉन्टैक्ट में आया था, इट वाज़ नॉट हिंदुइज़्म, इट वाज़ बुद्धिज़्म। तो जो बुद्धिज़्म का कौन-सा फॉर्म था? बुद्धिज़्म का एक फॉर्म होता है महायान बुद्धिज़्म, जिसमें गौतम बुद्ध की जो ऐसे आप सबसे पॉपुलर इमेज है, उसको वो पूजते हैं। तो उसको वो बोलते थे बुद्ध परस्ती, ही वाज़ बुद्ध परस्ती, तो ये बुद्ध से बन गया बुत। तो यही बुत बिकेम द पर्यायवाची ऑफ स्टैच्यूज़। तो इससे क्या हुआ कि हिंदूज़ को भी बुत परस्त बोला जाने लगा। तो ख़ैर फिर औरंगज़ेब का जब आया मुगल्स के बाद अराउंड 16th सेंचुरी में, औरंगज़ेब आया, तो औरंगज़ेब भी पूरा अपने एंसेस्टर्स की तरफ फैनेटिक था। मतलब एंसेस्टर्स बोले तो जो अर्ली इन्वेडर्स थे, मुस्लिम इन्वेडर्स, उनकी तरफ फैनेटिक था कि वो हिंदूज़ के प्रति मतलब टेम्पल्स को गिराना। जो मथुरा का केशव देव टेम्पल था, जहाँ पर आज शाही ईदगाह मस्जिद है। जो बोलते हैं ना कि अयोध्या तो झांकी काशी मथुरा बाकी है, तो वहाँ जो मथुरा का टेम्पल है, उसको औरंगज़ेब के ऑर्डर से गिराया गया। फिर काशी विश्वनाथ को औरंगज़ेब के ऑर्डर से गिराया गया। तो इससे क्या हुआ ना कि जो हिंदू प्रजा थी हुँ। इंडिया में उस समय, वो काफ़ी एंटी होने लगी। बहुत सारी आवाज़ें उठने लगी। जो हिंदू किंगडम्स थे, वो विद्रोह करने लगे। जैसे छत्रसाल थे यहाँ के, मध्य प्रदेश के छत्रसाल, वो उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर दक्खन में सबसे बड़े उठे छत्रपति शिवाजी महाराज का, उन्होंने मराठों ने विद्रोह कर दिया। और इवेंचुअली आप देखोगे कि औरंगज़ेब का बहुत बड़ा टाइम पीरियड और बहुत ज़्यादा धन, ये रिबेल्स को दबाने में ही बीत गया। अलग-अलग जगह पे विद्रोह होने लगे क्योंकि बिकॉज़ ही वाज़ वेरी फेनेटिक। तो हर जगह विद्रोह दबाने में ये पैसा उनका पूरा एज निकल गया औरंगज़ेब का और पूरा पैसे खर्च हो गए। उसके बाद फिर औरंगज़ेब के बाद इसीलिए हम लोग किसी मुगल को जानते नहीं हैं, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद तुरंत ही जो छोटे-छोटे एम्पायर थे वो काफ़ी बड़े हो गए। मराठा एम्पायर बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया औरंगज़ेब के 50 साल के बाद, औरंगज़ेब की डेथ के 50 साल के अंदर ही। एंड अच्छा अच्छा, मराठा एम्पायर कैसे फैला? किसके नेतृत्व में फैला? मराठों की बहुत मराठों की हिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ना एक ज्योग्राफी जानना होगा उनका, क्योंकि दक्कन आप देखोगे, इफ यू स्टार्ट मूविंग साउथ फ्रॉम नर्मदा रिवर, नर्मदा जी एक्चुअली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का एग्जैक्ट डिवीजन है, वो बीचों बीच मध्य प्रदेश के बहती हैं और इट इज़ वन ऑफ द टू रिवर्स दैट फ्लो वेस्टवर्ड। बाकी सारी नदियाँ तो हमारी ईस्ट की तरफ जाती हैं, नर्मदा तापी जाती हैं। तो नर्मदा बराबर से हम लोग को डिवाइड करती हैं। नर्मदा से अब यूँ ही साउथ में जाना पड़ेगा, जो दक्खन आते हैं, दक्खन के पठार, जो डेक्कन प्लेट्यू जिसको बोलते हैं। तो वो काफ़ी ऊँचे-ऊँचे प्लेट्यू हैं, मतलब वहाँ पे आपको आर्मी की जो टैक्टिक्स होती है उसको थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि जो मुगल्स थे और इवन दी अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स, ये लोग दे वर बेस्ड एज़ कैवलरी यूनिट्स। कैवलरी बोले तो घुड़सवार दस्ता था। तो अब आप देखो कि कहाँ से आए थे, टर्क्स आए थे, वो मैदानी इलाके थे पूरे, पूरा सेंट्रल एशिया। तो अरब्स आए थे, पर्शियंस आए थे, वो पूरा रेत पे आए थे। तो मैदानी इलाका था पूरा और उसमें घोड़े घोड़े चाहिए, तो घोड़े कितना तेज़ दौड़ सकते हैं और आपके घुड़सवार दस्ता कितना अच्छा है, ये रहता था। दूसरा क्या आ जाती थी, दूसरी आती थी आर्टिलरी, यानी तोपची। तो बड़े-बड़े टैंक्स होते थे स्टेबल और यहाँ से मारते थे। तो इसी के दम पे उन्होंने राजपूतों को काफ़ी हद तक हराया था, कि राजपूतों के क्या थे, किले अभेद थे। किले टूट नहीं पाते थे, लेकिन मुगलों के पास थे गन पाउडर, यानी ये तोप, जिससे ये फोर्ट्स को तोड़ सकते थे, अंदर घुस सकते थे। इससे इन्होंने इनको हराया राजपूतों को। बट यूँ ही साउथ में आओ आप, साउथ में ऊँचे-नीचे पहाड़ हैं बहुत सारे, जहाँ पे स्पीड काम नहीं आती है। तो ये जो मुगलों का घुड़सवार दस्ता था, वो वहाँ जाके रुक गया था। इट वाज़ नॉट दैट इफेक्टिव और टेरेन नया था। वहाँ पे जो पूरी मुगल सेना जिस पे लड़ती थी घुड़सवार पे, वो नहीं था। उतने बड़े-बड़े तोप ले जाने बहुत मुश्किल थे और ये सब तानाजी मालुसरे वाली जो मूवी आई थी अजय देवगन की, उसमें बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। तो बिल्कुल ही नया टेरेन था। और अब इधर क्या था, ये मराठों को अपना टेरेन बहुत अच्छे से मालूम था। तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो इंट्रोड्यूस किया छापामार युद्ध का, गुरिल्ला वॉरफेयर, हिट एंड रन।
तो ये जितने भी बड़े-बड़े मुगल दस्ते आते थे, डेक्कन प्लेटू में अपना-अपना स्टेबल कुछ अगर कैंप बनाते थे, तो उनको रात में अटैक होता था या छुप के अटैक होता था और धीरे-धीरे उनको इन्फ्लिक्ट करते थे हार्म, कि 10 मुगल मारे, फिर 20 मुगल मारे, फिर 50 मारे, कि एक कैंप जला दिया। उनका जो अन्न जहाँ रखता है, वो ख क्या बोलते हैं उसको, ग्रेनरीज़ जहाँ पे रहती है, जिसके मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरी ग्रेनरी में आग लगा दी, आस-पास के गाँव खाली करा लिया। तो इससे मुगल आर्मी का ना पूरा हौसला टूट जाता था। तो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मुगल्स टू फाइट इन दिस टेरेन। तो इसके लिए वो हेल्प लेते थे इनकी, कर्नाटका में जैसे बीजापुर सल्तनत था, तो इनकी हेल्प लेते थे। बट देयर वाज़ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वहाँ पे, कि वो बीजापुर सल्तनत कई बार मराठों की हेल्प करती थी, कई बार ये मुगलों की हेल्प करती थी। और वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का वो नेतृत्व दिखता है, कि सिर्फ़ बल के दम पे नहीं लड़ना है, बुद्धि का भी प्रयोग करना है। तो उनका जो कुशल नेतृत्व दिखता है उनके स्ट्रैटेजी में। आप जो उनके वॉरफेयर्स पढ़ोगे, कि बिना लड़े कैसे जीत सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुगल्स को बहुत सालों तक रोक के रखा, डेक्कन एरिया से बाहर करके रखा, दक्कन से। तो इसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई, मेरे को एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है, बट उसके बाद एंटर होते हैं पेशवाज़, कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लाइन थी वो छत्रपतिज़ थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति उनके बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम, ऐसे करके। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 9 अपने पोस्ट 8 पोस्ट बनाए थे। पोस्ट बोले तो ऑफ़िसर्स, इनको अष्टप्रधान बोलते थे। तो उसमें अलग-अलग था, किसी कोई आर्मी का सुपीरियर था, कोई मेडिसिन का सुपीरियर था, फाइनेंस का था। उसमें था जो प्राइम मिनिस्टर था, वो उनको कहते थे पेशवा। तो जो पेशवा में सेकंड लाइन में आया, फर्स्ट वाज़ पेशवा बालाजी विश्वनाथ, सेकंड वाज़ पेशवा बाजीराव बल्लाळ, और ही वाज़ द गेम चेंजर इन मराठा एम्पायर। इनको हम लोग नॉर्थ इंडिया में बहुत कम जानते हैं, बट साउथ इंडिया में बहुत, मतलब महाराष्ट्र एरिया में, इवन नॉर्थ कर्नाटका में बहुत वेल रिस्पेक्टेड फिगर है ये। पेशवा बाजीराव बल्लाळ के नेतृत्व में मराठा एम्पायर महाराष्ट्र से निकल के लगभग पूरे इंडिया पे, सेंट्रल इंडिया पूरा कवर करते हुए दिल्ली तक पहुँच जाती है। इवन मुगल्स जो थे, जो लगातार लड़ रहे थे पेशवा बाजीराव बल्लाळ के नेतृत्व में, जो कि सिर्फ़ 50 साल बीता था औरंगज़ेब को मारने की डेथ के बाद। औरंगज़ेब की डेथ के सिर्फ़ 50 साल बाद मुगल इनको अपना चौथ देते थे, और मुगल अपने सिक्योरिटी के लिए मराठास को टैक्स देते थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कि मल्टीपल, मतलब जो सिस्टम एंड प्रोसेसेस थी मराठा की, उस वही मेन रीज़न था कि वो मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर लड़ सकते थे। साउथ के जो बड़े-बड़े डेक्कानी सल्तनत या मुस्लिम सल्तनत से, जैसे कि निज़ाम सल्तनत, मैसूर में टीपू सुल्तान, इन सबको रोक के रखना। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में अवध के नवाब को रोक के रखना, बंगाल को रोक के नवाब को रोक के रखना, राजपूतों को के साथ कोलैबोरेट करना या उनको दबाना। फिर सेम है कि गुज्जर और जाट के साथ कहाँ कोलैबोरेट करना है, कहाँ पे उनको दबाना है। ये पेशवा बाजीराव बल्लाळ के नेतृत्व में बहुत अच्छे से हुआ था। और इसी की वजह से कि इतने कम देर में इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करना बहुत, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। अब ये था कि मराठा एम्पायर का ये थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट था कि इसके पर पेशवा बाजीराव की डेथ के बाद कोई बहुत बड़ा लीडर सामने नहीं आया, तो देयर वाज़ अ वैक्यूम इन इंडिया, जिसका यूटिलाइज़ेशन किया ब्रिटिशर्स ने। सो दिस वाज़ ओके। द बेसिक क्रक्स, और ये चीज़ बहुत अच्छे से बाजीराव मस्तानी में उतनी अच्छे से दिखाई नहीं गई है। बाजीराव मस्तानी में चीज़ें थोड़ी रोमांटिसाइज़ करने की कोशिश की गई। बट पेशवा बाजीराव बल्लाळ का जो अ, एक पर्सनैलिटी थी, ही वाज़ कॉल्ड पीपल्स जनरल, सोल्जर्स जनरल, कि वो सोल्जर्स के साथ ही, वॉर के बाद सोल्जर्स के साथ ही रहते थे, सोल्जर्स के साथ ही सोते थे, उन्हीं के साथ खान-पान करते थे, जिससे बहुत ज़्यादा लॉयल्टी थी उनके प्रति, सोल्जर्स के प्रति, सोल्जर्स के पेशवा जी के प्रति। तो ये चीज़ें बाजीराव मस्तानी में थोड़ी कम दिखाई गई। बट वी नीड सच काइंड ऑफ मूवीज़। तो अब सबसे मेन क्वेश्चन यही उठेगा, अगर जो ये सुन रहा होगा पॉडकास्ट, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि ठीक है, चलो मराठा एम्पायर इतना बड़ा आपको देखने को मिलता है, अगर आप मैप उठा के देखेंगे, अभी मैं एडिटिंग के वक्त डाल दूंगा कि कितना बड़ा था मराठा एम्पायर उस वक्त। तो क्या क्या रीजंस रहे उसके डाउनफॉल के, उसके डिक्लाइन के? ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा क्या पता चल गया कि यार हम इसको ऐसे हरा सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इतने बड़े एम्पायर को कैसे हरा बैठी? हुँ, नाइस। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि उस समय की पॉलिटिक्स कैसी है। तो मैं कोशिश करता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे ईज़िली समझा पाऊँ। सो 1760 मराठा एम्पायर वाज़ गोइंग वेरी गुड, बहुत आराम से इनका पूरा सब कुछ चल रहा था।
इनका सबसे पहला रुकावट आया 1761 में, जब ये लगभग पूरा गुजरात, आज का राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और फिर साउथ में आप मिड में देख लो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, इतने बड़े एरिया को वो रूल कर रहे थे, वेरी स्टेबल। बट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में एक थोड़ी-सी दिक्कत थी, दिक्कत बोलो क्योंकि मतलब दिक्कत भी बोल सकते हो, प्लस पॉइंट भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लस पॉइंट इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में यही जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, इन्होंने इसको हेल्प हुआ था मराठा को ग्रो करने में, जो कि मुगलों से अलग था। व्हिच वाज़ कि इट वाज़ अ कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन बोले तो मराठा क्या था, एक समूचा एम्पायर नहीं था, 5-6 बड़े-बड़े चीफ थे, जो कि एक साथ अलायंस में थे, और थे वो सारे मराठा ही, बट उनकी आर्मी थोड़ी-थोड़ी अलग थी। जिसमें थे मेन थे जैसे सिंधिया थे, जिनके आज वो है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पूर्वज थे। सिंधिया थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, ऐसे करके 5-6 थे ये लोग। एक का कैपिटल नागपुर था, एक का ग्वालियर था, एक का था इधर बड़ौदा में, ऐसे करके 5 थे वो। अब इसमें चांस क्या रहता है ना कि थोड़ी डिसयूनिटी की चांस हो जाती है। अगर इन सब को यूनाइट करने वाला एक कोई लीडर हो, जैसे पेशवा बाजीराव बल्लाळ थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वैसा कोई लीडर रहे तो ये बहुत अच्छा यूनिट है कि 5 फ्रंट्स पे आप अलग-अलग लड़ सकते हो। पाँचों आर्मी का अपना अलग एक्सपर्टीज़ है, अपना अलग युद्ध करने का तरीका है, अलग-अलग ट्रेनिंग में उनको मास्टरी है। अब हुआ क्या 1761 में उस समय जो ये अभी मूवी आई थी ना पानीपत, अर्जुन कपूर की, उसमें जो उनका कैरेक्टर दिखाया, मेरे को याद नहीं आ रहा उनका कैरेक्टर का क्या नाम था अर्जुन कपूर का। तो वही कैरेक्टर उस समय पेशवा थे। पेशवा के पोस्ट पे थे या पेशवा बनने वाले थे। ही वाज़ द एक्चुअली द सेनापति ऑफ होल मराठा एम्पायर। 1761 में क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी एम्पायर क्रिएट हो गई, व्हिच वाज़ दुर्रानी एम्पायर। इन्होंने सबसे पहले, अब यही यहीं से मराठा का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। इन्होंने दिल्ली पे अटैक स्टार्ट किया और मुगल्स ने और हेल्प माँगा मराठों से। दिस वाज़ द फर्स्ट इंस्टेंस कि मुगल ने उल्टा समझ रहे हो? मुगल और मराठा हम लोग सोचते हैं हमेशा लड़ते रहते हैं। मुगल्स ने मराठों से हेल्प माँगा कि दुरानी एम्पायर एंटर कर रहा है। तो इसमें यहाँ से मराठा आर्मी गई दिल्ली की तरफ, और दिल्ली से फिर आगे बढ़ी पानीपत की तरफ, और वहाँ पे पानीपत का तीसरा तीसरा युद्ध हुआ। और अब पानीपत में जो तीनों युद्ध हुए हैं, उसका एक हिस्ट्री रहा है कि इंडिया की तरफ से जो भी लड़ा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, इंडिया की तरफ से जो भी लड़ा है, वो हारा ही है। तो इसमें भी क्या हुआ कि मराठों को हार झेलनी पड़ी थी। इसके बहुत सारे रीज़न थे कि जो मराठा आर्मी थी, उसमें सोल्जर्स के साथ-साथ सिविलियंस को भी लेके चल रहे थे, और इससे क्या हो रहा था, बहुत स्लो मूव कर रही थी मराठा आर्मी, और बहुत सारा जो खाना-पाना, अन्न था, ग्रेनरीज़ थी, वो सब इधर-उधर यूटिलाइज़ हो रहा था। सोल्जर्स एक्स्ट्रा ड्यूटी में फँस गए थे। जब सोल्जर्स को रेस्ट करना चाहिए था, तो वो सिविलियंस के लिए तंबू गाड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, महारानियाँ चल रही थी साथ में। तो ये बहुत खराब है आर्मी के लिए। सो दैट वाज़ द रीज़न कि पानीपत का जो युद्ध हुआ, बहुत डिवास्टेटिंग था मराठा के लिए। आज भी महाराष्ट्र में पानीपत के युद्ध के समय आई थिंक बैसाख चल रहा था, या कोई वो जब संक्रांति चल रही थी, जो अपने आती है ना खिचड़ी, मकर संक्रांति बोलते हैं जिसको। तो इसलिए महाराष्ट्र में आज भी लोग 14 जनवरी को काली संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन पानीपत का हार हुआ था, और लगभग पूरी मराठा एम्पायर, बहुत मतलब मराठा आर्मी जो थी उसमें लड़ रही थी, वो पूरी फिनिश हो गई थी। तो इससे बहुत बड़ा सेटबैक हुआ मराठा एम्पायर को। इसके बाद कुछ रूलर आए जिन्होंने थोड़ा ट्राई किया कि वो वापस से रिकवर कर पाएँ, बट इट वाज़ नेवर फ्रूटफुल। इसी समय हमारे जो ईस्टर्न छोर था बंगाल, वहाँ से ब्रिटिशर्स एंटर कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स के पास बहुत एक अच्छी नीति थी कि डिवाइड एंड रूल की। दे आर वेरी गुड एट दिस, और उनका था कि जितना हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, इनको आपस में ही लड़वाना है, और दे वर नेवर हियर टू रूल। उनका पूरा एम था स्पाइस ट्रेड करने का ही, और कुछ नहीं था। हुआ क्या कि स्पाइस ट्रेड करने के लिए उनको थोड़ा पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो अब मतलब पैसा आप दोगे, तो स्पाइस लेके जाओगे, फिर वहाँ ट्रेड करोगे। तो इन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि क्यों ना रेवेन्यू का जो यहीं पे हम एक रेवेन्यू का सोर्स बनाएँ, इंडिया से ही कुछ पैसे बनाएँ, और उसी से हम स्पाइस खरीदें, और उसी से हम ये करें, ट्रेडिंग करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपनी एक आर्मी बनाई, वो आर्मी भाड़े पे देती थी कि कहीं लड़ना है तो उससे पैसे निकलते थे। इस टाइप की अलग-अलग चीज़ करती थी। फिर उसके बाद जो मीर जाफ़र आई थिंक, या बंगाल में कुछ ऐसा हुआ था, मेरे को नाम सही से नहीं याद आ रहा है। सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, इन लोगों का कुछ रिवॉल्ट हुआ, तब उसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्टिवली इन्वॉल्व हुई बैटल ऑफ प्लासी में।
और बैटल ऑफ प्लासी के बाद पहली बार उनको एक एरिया मिला, एक दीवानशिप मिली। दीवानशिप बोले तो कि यू हैव द राइट टू कलेक्ट चौथ यानी टैक्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर विलेज। तो उनको जो सबसे पहले विलेज मिले थे उधर वो कालीकटा, गोविंदपुर ऐसे करके 2-3 गांव थे। वही कालीकटा, गोविंदपुर और एक और गांव थे। इन तीनों गांवों को ही जोड़ के कैलकाटा बना बाद में। हुगली था शायद, हुगली, कालीकटा और गोविंदपुर, इनको जोड़ के उन्होंने कैलकाटा बनाया। तो ये सबसे पहले इनको वहाँ का दीवानशिप मिली। उसके बाद फिर यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होने लगे, ये बहुत बहुत ज़्यादा था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तब इनको हुआ कि अब लालच चाहिए, जो भी हुआ, इन्होंने पूरे बंगाल को कैप्चर करना स्टार्ट किया। इधर से बक्सर गए, फिर पूरे बंगाल को कैप्चर किया, पूरे बिहार को कैप्चर किया, इतने बड़े स्टेट मिल गए। इस समय तक भी मराठा एम्पायर काफ़ी स्ट्रांग थी। साइमल्टेनियसली मद्रास में भी ऐसे ही चीज़ें स्टार्ट हुई। जब मद्रास में कैपिटल बनाया और वहाँ पे भी सेम तरह का एक अपना एम्पायर कार्व कर लिया। और एक्चुअली पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को कैप्चर कर लिया साउथ में, नॉर्थ में कैप्चर कर लिया बंगाल को। उसके बाद फिर हुआ कि मराठा एम्पायर उस समय स्लोली डिक्लाइन कर रही थी। दो एम्पायर और 2 किंगडम और उठ रही थी। एक थी हैदराबाद की निज़ाम और तीसरी थी ये टिप्पू सुल्तान की, जो मैसूर वाली थी। आपने सुना होगा, मैसूर किंगडम था टिप्पू सुल्तान की। नॉर्थ वाज प्रेटी मच वेरी वीक। सिर्फ एक सिक्स थे जो कि थोड़े वो भी मिसल टाइप के थे। मतलब मिसल बोले तो कॉन्फेडरेशन, अलग अलग छोटे छोटे मिसल थे और इन छोटे छोटे मिसल को मिला के एक कॉन्फेडरेशन बना था। तो ये थे नॉर्थ में, और ये हमारा पूरा जोग्राफिकल सेटअप था। उत्तर प्रदेश को पूरा कवर करने में हमारा बंगाल को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सॉरी ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और उत्तर प्रदेश क्या था कि उस समय का रिचेस्ट एरिया था। इट वाज बिकॉज उत्तर प्रदेश एंड बिहार का जो रिच रेवेन्यू निकलता था, उसकी वजह से मुगल पूरे इंडिया या पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर पाते थे। और ये जो उत्तर प्रदेश एकदम समझ लो गोल्डन एरिया था। उत्तर प्रदेश मतलब पूरा जो ग्रीन बेल्ट है आपको, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल तक, ये सबसे रिच एरिया था और सबसे पॉपुलेटेड एरिया। आज भी ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो ये जो पूरा रिच एरिया था, ये कंट्रोल में आ गया किसके? ब्रिटिशर्स के। और यहाँ से बहुत रेवेन्यू जनरेट हुई, जिससे ये लोग अपनी एक आर्मी सस्टेन कर सकते थे। तो इससे ये पूरा नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लिए। और मराठा एम्पायर उस समय धीरे धीरे सिकुड़ रही थी, क्योंकि बहुत लीडर्स अच्छे नहीं थे। और वो जो 5 अलग अलग थे ना, मैंने बताया था, गायकवाड़ थे, भोसले थे, ऐसे अलग अलग थे। फिर जब इन्होंने साउथ रुक किया ब्रिटिशर्स ने, तो देखा कि इनके में आपस में ही फूट है। एक तो साउथ में ये 3 किंगडम बड़े बड़े हैं, मराठा, निज़ाम और मैसूर। उसके अंदर भी जो सबसे बड़े हैं मराठा, उसके अंदर फूट है कि 5 अलग अलग छोटे छोटे हाउसेज हैं गायकवाड़ के और इनके। तो इनके में फूट डालना स्टार्ट किए। तो पहला जो फ्रेगमेंट हुआ, जो कंटिन्यूसली इन्होंने 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़े, फिर उसके बाद एंग्लो मैसूर 2-3 वॉर लड़े, एंग्लो कर्नाटिक वॉर लड़े। तो सब में क्या होता था? अलग होता था। कई बार ऐसा होता था कि एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, तो उसमें मराठास ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं। फिर एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है, तो निज़ाम उनकी हेल्प कर रहे हैं, बंगाल की, अरे सॉरी ब्रिटिशर्स की। तो होता कुछ भी लड़ाई, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। और ब्रिटिशर्स किसी ना किसी साइड से किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे रहते थे, एक दूसरे को क्रश करते करते। अब ये आपस में ही लड़ते रहते थे, और इवेंचुअली इट वेंट टू लाइक डिके ऑफ होल मराठा एम्पायर एंड मैसूर किंगडम ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान की जो अंतिम वॉर हुई थी सेरिंगपट्टनम की, जिसमें टीपू सुल्तान को हराया गया था ब्रिटिशर्स ने, उसमें मराठे और निज़ाम ये दोनों ही अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। ऐसा हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे जितने भी मराठे के हाउसेस थे, उनको या तो इनके साथ सब्सिडरी अलायंस करना पड़ा। सब्सिडरी अलायंस बोले तो क्या होता है कि उसमें आप अपनी आर्मी फुली तरह से मेंटेन नहीं कर सकते। ब्रिटिश आपका केयरटेक करेगा और एक रेजिडेंट रहेगा, मतलब ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव आपके कोर्ट में रहेगा, आपकी सभा में। तो आपको जब भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो ब्रिटिश आपकी हेल्प करेंगे। वेरी सिमिलर टू करंट डे नेटो। जो आज का नेटो का स्ट्रक्चर है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर उस समय उन्होंने बनाया था। तो जो मराठे हाउसेस जैसे कि आई थिंक सिंधिया वगैरह, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस कर लिया, उन्होंने ब्रिटिश के हेल्प साथ दे दिया, और जो सब्सिडरी अलायंस नहीं किए, उनको ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया। तो ऐसे इनका पूरा प्रभुत्व हो गया ऑल ओवर इंडिया इवेंचुअली। और फिर 1857 में एक रे ऑफ होप था कि कई मराठे किंगडम्स, जैसे छोटे छोटे किंगडम्स थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किंगडम था झांसी का, तो उन्होंने विद्रोह किया।
बट अगेन सिंधिया ग्रुप जो था उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। बहुत सारे सिखों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। गुरखाज़ ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, निज़ाम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो इससे क्या हुआ कि क्रश हो गया पूरा 1857 का रिवॉल्ट। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत रोचक चीज़ है 1857 की रिवॉल्ट की बात। हुआ क्या था कि इंडिया के बीच में जो पूरा इंडिया था, हम लोग की अलग-अलग लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे। जैसे कि कोई बंगाल से, कोई बिहार से। बिहार जो ईस्टर्न यूपी और बिहार को उस समय पूर्बिया बोला जाता था, द ईस्टर्नर्स, पूर्बिया। वैसे ही पंजाब था, दक्खन था, ऐसे अलग-अलग थे और आपस में राइवलरी चलती रहती थी क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक एक यूनाइटेड इंडिया के रूप में नहीं रहे थे। इट वाज़ लाइक 1000 ईयर्स अगो जिसमें हम लोग एक साथ पूरा यूनाइटेड इंडिया में थे। तो हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर किया और बिहार को कैप्चर किया, तो यहाँ के सोल्जर्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया, जो कि ईस्टर्न यूपी, बिहार और बंगाल के सोल्जर्स थे। एंड दे वर वेरी ट्रेनेबल। उनके रिपोर्ट्स में लिखा था कि दे वर वेरी ट्रेनेबल, एज़ गुड एज़ द यूरोपियन सोल्जर्स, वेरी डिसिप्लिन्ड। तो इनकी मदद से भी जो मराठों को हराया गया, सिखों को हराया गया, या दक्खन में मैसूर सल्तनत को हराया गया, इन सबको जो हराया गया था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी हरा रही थी, उसमें जो सोल्जर्स थे वो यही थे, ये बिहारी, ईस्टर्न यूपी के और बंगाल के। सो देयर वाज़ अ वेरी काइंड ऑफ राइवलरी कि ये कैसे इधर वाले उनको हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज़ आप खुद सोचो कि आप महाराष्ट्र से हो, आप ब्रिटिशर से लड़ने जा रहे हो और देख रहे हो कि वहाँ की अपने इंडियंस ही लोग हैं, बिहार के, यूपी के, बंगाल के। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ एनिमिटी गोइंग ऑन, जो रेस्ट ऑफ इंडिया था, उसका ईस्टर्न यूपी, बिहार और बंगाल से। अब हुआ क्या कि जब आप देखोगे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें जो रिवॉल्ट हुआ था वो यही हुआ था, यूपी, बिहार और बंगाल में मेजरली। काइंड ऑफ थोड़ा-सा नॉर्दर्न मध्य प्रदेश भी था। तो यही सोल्जर्स जो थे, यूपी, बिहार और बंगाल के हिंदू एज़ वेल एज़ मुस्लिम सोल्जर्स, क्योंकि मेन उसका रीज़न क्या था कि जो कारतूस कार्टिलेज यूज़ होती थी एनफ़ील्ड गन में, वो गाय और सूअर की चमड़ी से बनी रहती थी। तो यूपी, बिहार और बंगाल के सोल्जर्स ने ही रिवॉल्ट किया और सबसे ज़्यादा जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स की संख्या थी, वो इसी एरिया से थी, बिहार, बंगाल और यूपी से। और इन्होंने रिवॉल्ट किया, तब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हेल्प माँगा उन लोग से, सिखों से, वेस्टर्न राजपूत किंगडम से, फिर उसके बाद मराठों से, उसके बाद दक्खन के जो मुस्लिम सल्तनत थे उनसे हेल्प माँगा। अब यही था कि कुछ सिर्फ़ 20 साल पहले तक ये लोग हमको हरा रहे थे। अब मौका मिला है कि इन ईस्टर्न यूपी और बिहार और बंगाल के सोल्जर्स को दिखाने का। तो इन्होंने विद्रोह में साथ नहीं दिया, अंग्रेज़ों को हेल्प किया कि इनको क्रश कर सकें। और उसके बाद जो जितनी भी ये यूनिट्स थी आर्मी की, जिसमें यूपी, बिहार और बंगाल के सोल्जर्स थे, उनको डिसबैंडेड कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। और जो सोल्जर्स, जिस कम्युनिटी के सोल्जर्स ने सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स की हेल्प की 1857 में, उनको रिस्पेक्ट दिया गया। तो जो सबसे बड़ी इन्फेंट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बीएनआई। बीएनआई को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और बीएनआई बहुत बड़ी यूनिट थी। उसमें से बीएनआई में भी जो छोटी-छोटी यूनिट जिन्होंने हेल्प किया था ब्रिटिशर्स को, उसको इन्होंने मेंटेन किया। तो अब इसी उसी से पता चलता है कि आज जो इंडियन आर्मी में यूनिट्स हैं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहेगा कि आज जो इंडियन आर्मी में यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स हैं, जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो जाट्स, गुरखास, मराठा लाइट इन्फेंट्री, पंजाब रेजिमेंट, इन सब ने हेल्प किया था। इसलिए आप देखोगे कि यूपी के ज़्यादा रेजिमेंट्स नहीं मिलेंगे, बंगाल के नहीं मिलेंगे, बिहार रेजिमेंट शायद आई थिंक बाद में फॉर्म हुआ था, इस टाइप से है। तो मोस्ट ऑफ द मद्रास रेजिमेंट, ये सारी वो रेजिमेंट्स हैं जिनके एंसेस्टर रेजिमेंट्स ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था। सो इवेंचुअली ये जो हम लोग इस्लामिक इन्वेजन में दबे या ब्रिटिश इन्वेजन में हम लोग दब गए, इट वाज़ एक्चुअली कि चाहे इंडिया का हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक एथनिक ग्रुप किसी न किसी टाइम पे इंडिया को बिट्रे किया है। अब जैसे यूपी में आप देख लो, यूपी, बिहार और इनका बंगाल का सोल्जर्स का बताया मैंने कि उन्होंने मराठों को हराने में हेल्प किया। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जब 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था, तो मराठों ने आपको हेल्प नहीं किया, अंग्रेज़ों का हेल्प किया। तो यही एक्चुअली विडंबना रही है हमारी नॉन यूनिटी। बिल्कुल। वही था, अंग्रेज़ों का भी वही फ़ॉर्मूला था, फूट डालो राज करो, उनका था ये डिवाइड एंड रूल। तो यूनिटी के कारण ही हम लोग अगर यूनिटी के ना होने के कारण ही हम लोग इतने समय तक गुलाम रहे इन सारे इन्वेडर्स का। हमारे पास्ट को आपकी पता नहीं, मैंने शायद आपके ही किसी डिस्क्रिप्शन में देखा, आपके यूट्यूब चैनल में या फिर पता नहीं अबाउट सेक्शन में मैंने पढ़ा था कि हमारे पास्ट को ग्लोरियस बताते हैं फिर कि हमारा पास्ट बहुत ग्लोरियस था, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमें।
पर क्या सच्ची में ऐसा था? तो इट वाज़ इट्स पार्शियली येस, पार्शियली नो कि आप किस आधार पे इसको सोने की चिड़िया बोल रहे हो। जैसे अगर सिर्फ़ करेंसी या धन की संपदा की वैल्यू में बोलोगे तो येस। अगर आप इसके बारे में बोल रहे हो कि एक्चुअली 700 800 एडी तक बहुत मायने में ये सोने की चिड़िया थी। जितना ये थी, आपकी लग्ज़री थी यहाँ पे, जितना प्रॉस्पेरिटी थी। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो सोने की चिड़िया वो टर्म है, वो इट वाज़ सोने की चिड़िया बिकॉज़ हमारा जो स्पिरिचुअल और नॉलेज बेस था। इंडिया ने जो वर्ल्ड को स्पिरिचुअल और नॉलेज लेवल पे जो चीज़ें दी हैं, इवन अभी तक दे रहे हैं, बहुत रिसेंट तक, दैट वाज़ द रीज़न कि हम लोग को सोने की चिड़िया कहे जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री यूज़ करते हैं ना टर्म विश्व गुरु, दैट वाज़ आवर रियल वेल्थ। और ये सच है कि मुगलों ने हमारा धन, मतलब मुगल से पहले तक जो इन्वेडर्स आए थे, जो लूट के चले जाते थे, उन्होंने हमें काफ़ी वेल्थ लिया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, काफ़ी वेल्थ लेके गए। फिर इवेंचुअली मुगलों ने रिलीजियस सप्रेशन किया काफ़ी हद तक। बट एक चीज़ था कि जो हमारा नॉलेज बेस था वो सेफ था। उसका बेस था टेम्पल्स और गुरुकुल्स। तो इसको मुगल्स ज़्यादा छेड़खानी कर नहीं पाते थे क्योंकि गाँवों में बहुत सारे टेम्पल्स थे, गुरुकुल थे जो अपने आप में फ्लरिश हो रहे थे। और टेम्पल स्ट्रक्चर ऐसा था, टेम्पल इकोनॉमी, आई थिंक ये एक संदीप जी की बुक है टेम्पल इकोनॉमी के ऊपर, 2 पार्ट की। उसमें उन्होंने पूरा बताया कि टेम्पल की जो अर्थव्यवस्था कैसे काम करती थी और टेम्पल अपने आप में पूरे एक सिटी को या पूरे एक छोटे गाँव को कैसे सस्टेन कर लेता था। उसमें सब कुछ थी। जैसे कि आप आपदा मैनेजमेंट करने के लिए जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता था उसके लिए फंड्स रहते थे। आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ पे सिखाते थे। जो बेसिक एजुकेशन होती थी स्टार्टिंग की वो टेम्पल्स में सीखते थे। हैंडीक्राफ्ट और जितने भी तरह के आर्ट्स होते थे, भरतनाट्यम जैसे जितने डांस फॉर्म्स निकले वो सब टेम्पल से निकले। तो ये अपने आप टेम्पल, अगर आप एक टेम्पल छोड़ दो, उसको डिस्ट्रॉय मत करो, तो आस-पास एक गाँव को या एक विलेज, मतलब एक सिटी को सस्टेन कर सकता था। तो ये मुगल यहाँ तक तोड़ नहीं पाए थे, मतलब मेजर मेजर सिटीज़ के जैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा को इन्होंने तोड़ने में कामयाबी मिल गई थी, बट गाँवों के टेम्पल्स को नहीं तोड़ पाए थे, साउथ के टेम्पल्स को नहीं तोड़ पाए थे। बट यहाँ पे ब्रिटिशर सक्सेसफुल हो गए। ब्रिटिशर्स जब आए तो, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू मैकॉले, कि उन्होंने उन्हें पता था कि अगर इनका पूरा सबवर्जन करना है इंडिया का, तो कल्चरल सबवर्जन करना ज़रूरी है, कि कैसे इनके जो ग्लोरियस इतिहास है, इसको पिछड़ा दिखाएँ। इनके एंसेस्टर्स को, जो ग्लोरियस एंसेस्टर्स के काम थे, उनको कैसे हम एक तरह से कहानी के पात्र बन बन के रह जाएँ। इस टाइप से कल्चरल सबवर्जन किया और उसके लिए पूरी तो बहुत अच्छी इन्होंने मैकॉले एजुकेशन सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट की। यही एक मेजर पॉइंट था जहाँ से हम अपने आप को सोने की चिड़िया कहने का हक खो दिए। उससे पहले तक रहा है, और हम लोग ने वैदिक एजुकेशन कोर्स भी बनाया उसमें, कि बताया कि कैसे कितना कल्चरल कल्चरल डोमिनेशन कह सकते हैं या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का अराउंड द वर्ल्ड। पूरे ई चाइना को हमने कैसे सिखाया, इवन लिखना पढ़ना तक सिखाया, उनको स्पिरिचुअलिटी सिखाई पूरी चाइना को, पूरी साउथ ईस्ट एशिया को, जापान को, इवन सेंट्रल एशिया को, ये सब कुछ इंडिया से ही गया था। एंड दैट्स व्हाई प्रधानमंत्री ऑफन यूज द वर्ड्स ऑफ विश्व गुरु। सो दैट हुँ। वाज द रीजन। जो ये नालंदा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी और ये तक्षशिला भी शायद थे, वहाँ पे मैं सुनता था कि दूर-दूर से विश्व के लोग पढ़ने आते थे, अलग-अलग तरीके के कोर्सेज़ वगैरह। लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि हमारे टेम्पल्स वगैरह को इन्होंने तोड़ा था, लेकिन हमारी किताबों के साथ कुछ नहीं कर पाए थे। तो फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में जो हुआ, वो किस कारण था? क्योंकि उन्होंने किताबों को भी जलाया था हमारे। सो तो पहले नालंदा वाज वन, हाँ जी, बोलिए। बोलिए, 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 आप बोलिए। नालंदा वाज़ वन सच यूनिवर्सिटी, जैसे नालंदा को जलाया, तक्षशिला को जलाया, विक्रमशिला को जलाया। ऐसे 3-4 यूनिवर्सिटी का हम लोग नाम सुनते हैं, बट ऐसी हमारे पास नालंदा जैसी नहीं, मतलब अगर नालंदा फर्स्ट पे है, तो सेकंड लेवल पे ही हमारे पास करीब 100 यूनिवर्सिटीज़ थी अक्रॉस इंडिया। इंडिया बोले तो पूरा आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, पार्ट्स ऑफ बर्मा, म्यांमार, और पूरा इंडिया, साउथ इंडिया, श्रीलंका तक। ये जो पूरा इंडिया पहले कहलाता था, तो इसमें 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी, और इसके बारे में वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाली जो कोर्स था उसमें बताया भी था। और आई थिंक आप, अगर आप सर्च करो तो यहाँ पे आप मैप अटैच कर सकते हो, जिसमें पूरे उदंडपुरी यूनिवर्सिटी ऐसे करके 100 यूनिवर्सिटी थी। तो सिर्फ़ एक विक्रमशिला को इन्होंने जलाया था, लेकिन बहुत सारे टेम्पल्स को ये लोग नहीं जला पाए थे, और बहुत रिसेंट ईयर्स तक ये टेम्पल कम यूनिवर्सिटी बहुत एक्टिव रहा था। ये हमेशा जैसे बुद्धिस्ट रहते थे या फिर जैन या फिर हिंदू, तो मोनास्ट्रीज़ रहती है। जैसे बुद्ध मोनास्ट्री है, तो वो एक रिलीजियस प्लेस भी था,
एक संघ भी था और साथ-साथ वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी। सिमिलरली जो हिंदू मंदिर होते थे, तो वो बहुत बड़े टेम्पल टाउन की तरह डेवलप होते थे कि वो पूरा टाउन ही उसके अराउंड चलता था और वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी थी। तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो वही है कि नालंदा के बारे में हम जानते हैं बट बहुत सारे टेम्पल्स फिर भी रह गए थे। शारदा पीठ थी, ये सब बहुत सारे इवेंचुअली उन्होंने धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय किया बट नालंदा वाज़ द क्राउन जूल, जेम था वो, उसको सबसे पहले तोड़ा गया। हुँ। और हम ये देखते भी हैं कि यार अ, ये जो बख्तियार खिलजी मेरे हिसाब से उसी ने जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, हाँ जी। है ना? तो बख्तियारपुर नाम से एक स्टेशन क्यों है? आपने अभी कहीं सुना होगा, ये शायद बिहार के अंदर पड़ता है। ऐसा क्यों किया गया है? लाइक मतलब आप अगर मेरे किसी यूनिवर्सिटी को आपने जला दिया, आपने उसको तहस-नहस कर दिया, इतनी तबाही मचाई, उसके नाम पर मैं क्यों किसी कोई एक स्टेशन रखना चाहूँगा? और मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे इंडिया में जो फ्रीडम फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं और इतने सारे भुला दिए गए हैं पहली बात तो। अगर चलो भुला भी दिए गए तो उनके नाम पे कोई कॉलेज, रोड नहीं देखने को मिलते मेरे को। मेरे को तो पॉलिटिशियन के नाम पे मिलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। पर मुझे पॉलिटिशियन के नाम पे हॉस्पिटल का नाम मिल जाता है, मुझे रोड का नाम मिल जाएगा, मुझे जगह का नाम मिल जाएगा। लेकिन भैया इतने फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनका आपने नाम मिटा दिया। उनके जितने बलिदान को आपने व्यर्थ कर दिया, उसको आपको लगा कि यार उनको क्रेडिट देना भी मतलब सही नहीं है। ये कैसा दोगलापन है यार? ये क्या हो क्या रहा है? आपको क्या लगता है? यार मेरे को तो ये विडंबना एक तो देश की विडंबना है कि अभी हमारी स्लेव मेंटालिटी गई नहीं है। अब कोई लीडर नाम चेंज करने लगते हैं, जैसे मुगल सराय का नाम हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस टाइप से नेम चेंज करना स्टार्ट करो, तो इंडिया के ही लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। आई डोंट नो क्यों? क्यों इनको स्लेव मेंटालिटी से इतनी वो जुड़ाव है। औरंगज़ेब जिसने इतना क्रूरता किया भारतवर्ष पे, हिंदुओं पे, उसका ही नाम शायद औरंगज़ेब रोड से एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा जा रहा था। तो एक एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने इतना कुछ दिया, मतलब ही वाज़ मिसाइल मैन कहते थे और इन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन किया इसरो को जहाँ आज इसरो है, इसरो और डीआरडीओ। सॉरी। तो और दूसरी तरफ औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब से एपीजे अब्दुल कलाम नाम रखने में भी लोगों को चिढ़ हो रही थी। वो आई थिंक मेरे को लगता है कि पूरा पॉलिटिक्स के ऊपर है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स है एंड हुँ। दैट्स द मेन कोर रीज़न। और ऐसे मतलब हज़ारों एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे, जहाँ पे इस तरह मतलब बख्तियार खिलजी, आपको अगर नालंदा जाना है तो आई थिंक सबसे क्लोज़ेस्ट स्टेशन मेरे को लगता है एक नालंदा स्टेशन है और सबसे पास बख्तियारपुर है स्टेशन, जहाँ पे आपको जाने के लिए अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का रुइंस देखना है, तो दैट्स वेरी शेमफुल कि अगर हम लोग अभी तक नाम नहीं चेंज कर पाए उसका, और बिकॉज़ ऑफ स्लेव मेंटालिटी। और अगेन स्लेव मेंटालिटी क्यों आई है? क्योंकि हम लोग ने बुक्स वैसा पढ़ा है कि मुगल्स महान थे। मुगल्स की जितने आर्किटेक्चर में उन्होंने दिया कंट्रीब्यूशन दिया, जो भी कंट्रीब्यूशन दिया, उसको हम याद रखते हैं, बट जो उनका डार्क चैप्टर है, उसको हम लोग हटा देते हैं। तो बहुत ऑब्वियस है कि हम लोग के जो अधिकतर बच्चे होंगे, जो व्हेन दे ग्रो अप, दे विल ग्रो अप लविंग मुगल्स रादर देन हेटिंग। और हिस्ट्री का मेन एम ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को हेट करें या किसी को लव करें या प्रोपेगेंडा सेट करें। हिस्ट्री का ये होना कि जो पास्ट में जो हुआ है, उसको एज़ इट इज़ बताओ। वो अच्छा जिन्होंने राजाओं ने किया है, उनका अच्छापन बताओ। मराठों ने जो बहुत रूल किया इंडिया पे, बहुत कुछ इंडिया को बचाया, वो भी बताओ। कैसा उनका यूनिटी के डिसयूनिटी की वजह से डाउनफॉल हुआ, ये भी होना चाहिए। मुगलों ने जो हमारे उसमें कंट्रीब्यूशन किया आर्किटेक्चर में, वो भी बताओ। और साथ में आर्किटेक्चर मतलब में क्या? आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था? क्योंकि मैं जो फोर्ट्स वगैरह देखता हूँ, जितने भी है, हुँ, जैसे आप आगरा का आगरा फोर्ट ही ले लो। मैं गया हुआ हूँ, हुँ, मैं देखा। वो तो उस इंसान ने अपने लिए बनाया ना, यार मैं घूमूँगा, मैं बढ़िया, मेरे शान-ओ-शौकत के लिए, मेरी हाँ, सहूलियत के हाँ, लिए हाँ। बनाया। तो इसको आप आर्किटेक्चर में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये तो वही बात होगी कि जो ये रेलवेज़ की लाइन थी, ये तो हम लोगों के लिए बिछा के गए हमारे ब्रिटिश। वो तो अपने ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने ट्रेड के लिए किया ना, जो भी किया, अपनी सहूलियत के लिए किया। तो आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन आप किस तरीके से कह रहे हैं? मैं मुगल्स को थोड़ा डिफरेंट मानता हूँ, जो अर्ली इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे। क्योंकि असली अर्ली जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, वो ज़्यादा कट्टर थे और उनका मेन एम था कि इंडिया को लूट के लेके जाना है। फिर बाद में हुँ। धीरे-धीरे लोग सेटल होना स्टार्ट किए कि तुगलक्स बोले कि यहीं पे रहेंगे, लूटना कम है। मुगल्स इवेंचुअली थोड़े सॉफ्ट थे, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कंपेयर टू थोड़ा सॉफ्ट थे, जो आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, तुगलक्स की, लोधी की या कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इससे सॉफ्ट थे। प्लस ये सही बात है कि उन्होंने अपने लिए ही बनाया था, बट आप सेम चीज़ करो जैसे कि राजपूतों ने महल बनाए, जो किले बनाए थे, जो राजस्थान के बहुत बड़े किले हैं, तो वो भी दिखाने के लिए नहीं बनाए थे, अपने यूटिलाइज़ेशन के लिए बनाए थे।
मराठों ने भी जो किले फोर्ट्स बनाए थे जैसे सिंहगढ़ किला है, ये सब आज अपने जो भले ही टूरिस्ट में टूरिज्म इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उस समय अपने लिए ही बनाया था। तो सेम सिमिलरली मुगल्स ने भी जो रेड फोर्ट बनाया, आगरा फोर्ट बनाया, अपने उसके लिए बनाया था, क्योंकि हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि मुगल्स एक्चुअली उस समय में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, एंड मुगल वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट एम्पायर एट दैट टाइम इन द होल वर्ल्ड। एक था ईरान में, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा, एक था सेंट्रल एशिया में, एक तुर्क था, एक सफाविद था और एक मुगल था, और तीनों गन पाउडर थे, तो तीनों को एक दूसरे से थोड़ा खतरा रहता था। तो उस समय ये बनाना बहुत ज़रूरी था कि हम एक डिफेंस बनाएं, हमारे किले मजबूत रहें, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा राजपूतों से हेल्प लेना पड़ा था, कि बिकॉज राजपूत हैज़ द एबिलिटी टू बिल्ड वेरी गुड फोर्ट्स, इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्स थे उनके। जब तक अगर इनफैक्ट अगर गन पाउडर नहीं रहता ना मुगलों के पास या इस्लामिक इन्वेडर्स के पास, तो राजपूत्स को हराना नामुमकिन था। तो इवेंचुअली मुगल्स और राजपूत्स के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, और इवेंचुअली इन्होंने किले बनाए थे। तो वही, आप जिधर का भी देखो तो किले वो अपने लिए ही बनाते हैं, ना कि कंट्रीब्यूट करने के लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ये किले बनाने। हाँ, आप कह सकते हो कि ताजमहल वॉज अननेसेसरी, कि ताजमहल बस वो पता नहीं किस लिए बना दिया उसने, और इसके लिए औरंगज़ेब बहुत नाराज़ था अपने बाप शाहजहाँ से, क्योंकि वो ताजमहल बनाने में पूरी तिजोरी खाली हो गई थी। तो उसके बाद इवेंचुअली ऐसा न्यूज़ मतलब कहानी है कि व्हाइट जो ताजमहल है उसके सामने शाहजहाँ एक ब्लैक कलर का, ब्लैक मार्बल का भी एक ताजमहल बनाना चाह रहा था, जिसमें तो पक्का था कि मुगल पूरी खजाना खाली हो जाता। तब उसी के बाद औरंगज़ेब ने उसी टाइम पे तख्ता पलट किया और पूरा कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। तो ये चीज़ें थी। अब ताजमहल का कोई यूज़ नहीं था उस समय, मतलब एक तरह से बना दिया, लेकिन एक मॉन्यूमेंट मेरे को तो लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारा हेरिटेज तो है। भले ही थोड़ा ये राइट विंग, लेफ्ट विंग में नैरेटिव चेंज होता रहता है, बट इट वाज़ एन इम्पोर्टेंट हेरिटेज। सेम इज़ जामा मस्जिद की मेरे लिए एक वो इम्पोर्टेंट हेरिटेज है यार, एक आर्किटेक्चर है। सेम टाइम पे अब आप मेरे को बोलोगे कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद और यहाँ का जो शाही शाही ईदगाह मस्जिद है, उसका भी आर्किटेक्चर देखने में बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको भी सहेजना चाहिए। बट वहाँ पे ये फैक्टर गलत आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सत्य ये है कि दूसरे स्ट्रक्चर्स को तोड़ के वहाँ पे बनाया गया था। तो इसका पूरा निष्पक्ष जाँच हो और जो सच है उसको बनाया जाए वहाँ पे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम वी गो ऑन अ स्प्री टू ब्रेक एवरी मॉस्क और एवरी चर्चेज़ इन द होल कंट्री। जो सही है वो होना चाहिए। आगरा का ताजमहल हो चाहे जामा मस्जिद, ये सब आर्किटेक्चर मार्वल है, इनको सहेजना चाहिए। एट द सेम टाइम ज्ञानवापी और ईदगाह मस्जिद, जिसके बारे में सबको मालूम है, बहुत डॉक्यूमेंटेड है कि वो मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, तो वहाँ पे एक भव्य मंदिर होना चाहिए। इट शुड दोज़ टेम्पल शुड बी आल्सो अ आर्किटेक्चर मार्वल। और सिमिलरली साउथ के भी जो टेम्पल्स हैं, उनको भी, जैसे अब कैलाश मंदिर आप हो, वो आर्किटेक्चर उसको भी सहेजना चाहिए। और फिर वैसे ही जो साउथ के टेम्पल्स हैं उनको भी सहेजना चाहिए। बट अगेन आई एम सेइंग कि नॉर्थ के भी जो मॉस्क हैं, जो उनको किसी के ऊपर नहीं बनाया गया है, जैसे कि जामा मस्जिद का अभी तक तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, तो उसको भी हमारा एक हेरिटेज की तरह रखना चाहिए। सिमिलरली और भी जो आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट है दिल्ली का, इट्स ऑल आवर आर्किटेक्चर हेरिटेज। ये जो एक वेव सी दिखती है हमें मंदिर को रिक्लेम करने की, कि मंदिर हमें चाहिए, मंदिर रिक्लेम की, और दूसरी तरफ एक और आवाज़ सुनने को मिलती है, भैया क्या कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ में, हॉस्पिटल बनाओ ना, रोड्स बनाओ ना। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? क्या मंदिर को रिक्लेम करना गलत है हमारे लिए? यार ऐसा है कि अब जैसे मैं घर बना रहा हूँ, तो अब आप बोलोगे कि गेट बहुत मजबूत गेट मत लगवाओ, आप उससे बढ़िया ना घर पे बहुत अच्छा से पकवान बना के खाओ। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि घर पे पकवान होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा खाना, बहुत लेविश होना चाहिए अंदर, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, बट एक स्ट्रॉन्ग गेट होना भी इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ों का अलग-अलग महत्व है। तो क्या इंडिया के पास पैसे कम पड़ गए हैं या ज़मीन कम पड़ गए हैं कि हम दोनों चीज़ नहीं बना सकते? हॉस्पिटल, स्कूल्स भी नहीं बना मतलब, या हॉस्पिटल, स्कूल वर्सेस टेंपल में से कोई एक चीज़ बना सकते हैं। ज़मीन हमारे पास बहुत है और हमारे पास पैसे भी हैं, दोनों चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब दूसरा चीज़ क्या है, ये तो बहुत बेसिक सा एक आर्गुमेंट है। दूसरा क्या है कि हमको ये जानना होगा, और इस पे ही हम लोग की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, व्हिच इज़ अराउंड टेंपल इकोनॉमी। और इस पे बहुत बड़ा लाइक रहा है, माइंड ब्लोइंग बुक है इनकी, संदीप जी की, कॉल्ड टेंपल इकोनॉमी, 2 पार्ट में है। एंड उसमें उन्होंने पूरा रिसर्च किया है अराउंड 1000 एडी के बाद से अभी तक में, रिसेंट ईयर्स तक, कि टेंपल की वजह से कितना बड़ा एक इकोनॉमी सस्टेन करती थी पूरे इंडिया में।
और इसी में अभी आप देखो मतलब अयोध्या अगर आप गए होगे तो देखोगे पूरा बिल्कुल ही उसका फेस टर्न मतलब एकदम ही पहचान में नहीं आ रहा है अयोध्या। मैं उससे पहले भी गया जा चुका हूँ जब अभी के राम मंदिर बनने से पहले, इट वाज लिटरल विलेज, गांव जैसा था। और अभी मैं गया 2 बार तो पूरा मेकओवर हो चुका है अयोध्या का। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अयोध्या का ये श्री राम मंदिर। सिमिलरली मैं बनारस से हूँ। 2014 के पहले तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, मतलब बनारस वाज जस्ट अनदर टाउन। जैसे हमारे आसपास जो बनारस के पास टाउन है, मिर्ज़ापुर है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, ऐसा ही बस आप एक टाउन है। बनारस कोई भी कहीं भी से डिफरेंस नहीं था। बट 2017-18 के आसपास से जब विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, उसके बाद से पूरा चेंज हो गया। और ये ओयो के जो फाउंडर हैं, उन्होंने लगातार मतलब आई थिंक 2 साल तक बताया कि 31 जनवरी को जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जहाँ गोवा में जाते थे, 2 साल लास्ट 2 साल के 31 जनवरी को वो सबसे ज़्यादा ओयो बुक हो रहे हैं बनारस में। बनारस का फुटफॉल अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा हो चुका है 1 साल में। तो क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो कुछ बीच वीच कुछ बार कल्चर नहीं है, सब टेम्पल की वजह से हो रहा है। और वो भी उस टाइम पे आ रहा है 31 जनवरी। महाशिवरात्रि सावन के समय आते तो एक बात होता है। 31 दिसंबर को तो कुछ भी हमारी हिंदू कल्चर का रिलेटेड नहीं है, फिर भी गोवा को पीछे छोड़ रहे हैं। तो यही है कि इसलिए टेम्पल्स का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप देखोगे अब यहाँ पे अगर मॉस्क बना रहे हैं, चर्चेज़ बना रहे हैं, तो कितना भी इम्पोर्टेंट मॉस्क या कितना भी बड़ा चर्च बना लो, इसका इम्पोर्टेंस वेटिकन सिटी से ऊपर नहीं हो पाएगा, मक्का मदीना से ऊपर नहीं हो पाएगा। बट क्योंकि वहाँ का उनका जो रिलीजन का बर्थ प्लेस है वो कहीं और है, वो होली साइट हमेशा रहेगी। बट हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म का बर्थ प्लेस ही यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे। बहुत सिंपल सा है, इसको रिलीजन को एक साइड रख के अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं इसी कल्चर को फॉलो करने वाले, तो बहुत ऑब्वियस है कि यहीं पे लोग टूरिज्म करेंगे। तो बहुत मेरे को लगता है जितने भी टेम्पल्स को हम रिक्लेम कर सके और उसको विहंगम रूप दे सके, जितना विहंगम वो था, जैसा हमारे शास्त्रों में मेंशन है। और इनफैक्ट आर्किटेक्चर भी बहुत पूरा अच्छे से मेंशन है। और ये भी संदीप जी ने अपनी बुक में बताया कि कौन कौन से टेम्पल का, काशी विश्वनाथ जो ओरिजिनल था उसका आर्किटेक्चर कैसा था, राम मंदिर का आर्किटेक्चर, अभी भोजशाला मंदिर का चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्चर आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे एग्जैक्ट। तो वैसे टेम्पल्स बनने चाहिए और ये प्रूवन है, कोई क्लेम नहीं है। इट्स वेरी प्रूवन कि उससे उस सिटी का कितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि बहुत सेक्युलर एंगल भी अगर देखें, बहुत सेक्युलर एंगल तब भी है कि टेम्पल्स को बनाना, रिक्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो काशी विश्वनाथ, अयोध्या और कृष्ण जन्मभूमि, ये तीनों हमारे लिए मक्का, मदीना और अल-अक़सा के बराबर हैं। जो 3 इम्पोर्टेंट मॉस्क हैं इस्लाम में, मक्का, मदीना और अल-अक़सा, ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके। वैसे ही हमारे काशी, मथुरा और अयोध्या हैं। यही एक बड़ी ही हिपोक्रेसी सी दिखती है मुझे कि इंडिया को एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडियन हिंदूज़ इज़राइल को अपोज़ करें। क्यों? क्योंकि वो ना अल-अक़सा पे कैप्चर कर रखा है। जेरूसलम की एक जो गोल्डन कलर की गोल्डन टेम्पल या अल-अक़सा मस्जिद बोलते हैं उसको, अल-अक़सा मॉस्क को इज़राइल ने काफ़ी हद तक कैप्चर करके रखा है। तो एंट्री वहाँ पे मुस्लिम जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कुछ रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, पूरा कंट्रोल में नहीं है। तो उस पे बोला जाता है कि वो हम अल-अक़सा हमारी सबसे पायस है, उसको मुस्लिम्स के कंट्रोल में होना चाहिए, इसके लिए तो सबको हेल्प करना चाहिए। बट हिंदुओं का जो अल-अक़सा है, काशी विश्वनाथ या कृष्ण जन्मभूमि, उसको कैप्चर करके कोई और बैठा हुआ है। तो हम कैसे सपोर्ट करें पैलेस्टीन को या किसी को? तो बहुत ऑब्वियस ही मतलब जितने भी आप फ्रंट देखो, चाहे रिलीजियस एंगल देखो, चाहे सेक्युलर एंगल देखो, चाहे कैपिटलिस्टिक माइंडसेट देखो, सभी तरीके से ये प्रूव होता है कि टेम्पल्स का होना अनिवार्य है भारतवर्ष में। फिर आपको नहीं लगता जैसे हमारे साथ हमें इतना अपने ही देश में लड़ना पड़ रहा है हमारे ही कल्चर को वापस लाने के लिए, तो आपको लगता है हमारे साथ हमारे ही देश में जैसे आपने सुना होगा ये नैरेटिव कि भाई हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ये सरकार जो है हिंदुओं के लिए आई है। अगर ऐसा ही है तो हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है हर चीज़ को रिक्लेम करने के अंदर? तो आपको नहीं लगता हमारे देश के अंदर हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है? तो एक्चुअली हम लोग को क्लेम मैं तो सपोर्ट में हूँ इसकी कि हम लोग को ऐसे क्लेम नहीं करना चाहिए कि लड़-भिड़ के, तोड़-ताड़ के कर दो। जो प्रॉपर तरीका है, बिकॉज़ वी नो कि वी आर राइट। सारे शास्त्र मतलब हमारी बुक्स तो है, जो बुक्स इस्लामिक इन्वेडर्स के जो कोर्ट के लेखक थे, उन्होंने भी यही चीज़ लिखा है। बिकॉज़ उन्होंने छुपाया इसलिए नहीं, क्योंकि उनको मंदिर तोड़ने में बहुत प्राउड फ़ील होता था। तो बहुत प्राउडली उन्होंने लिखा है कि हमने इतने मंदिर तोड़े, इस राजा ने जो सुल्तान थे, इन्होंने इतने मंदिर तोड़े।
और बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। तो हर तरीके से हम ये प्रूव होना तय है। ये सत्य को हरा नहीं सकते ना, और यही हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मोटो है, सत्यमेव जयते। तो इवेंचुअली तो हमें ही जीतना है। हाँ, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। तो जीतना तो हमें ही है, इसीलिए है कि हम लोग वी आर टेकिंग द राइट वे, कि कोर्ट से जाएँगे, प्रॉपर लीगल तरीके से लड़ेंगे। दूसरा क्या चीज़ है कि अब इसमें भी हम लोग को थोड़ा-सा अपोज़िशन मिलता है, वो यही रीज़न है कि जो बुक्स का है। क्योंकि अ सिग्निफिकेंट क्राउड ऑफ इंडिया, सिग्निफिकेंट पब्लिक ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया grew up reading that secularism is महान एंड मुगल्स वर महान, मुगल्स वर ग्रेट। ये पूरा मेन तो जो सीड आती है वो वहीं से स्टार्ट होती है। जो हमारी बुक्स थी, बुक्स को कभी चेंज नहीं किया, तो हमें बताया ही नहीं गया कि हमारे टेम्पल्स कितने बड़े थे और क्या टेम्पल का महत्व है। जो-जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मैंने बुक्स में एनसीईआरटी पढ़ के तो जाना नहीं, बाद में पढ़ के जाना है। अब आप खुद सोचो कि 12th के बाद इंजीनियरिंग करी हम लोगों ने, मेरे अधिकतर जो उसके बाद दोस्त जितने थे वो कॉर्पोरेट जॉइन कर लिए। अब अधिकतर की शादी हो गई, तो उनको ये मौका ही नहीं मिला कि टेम्पल्स वगैरह के बारे में पढ़ें। तो सब फिज़ूल खर्ची लगेगी कि वहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, एआई में इन्वेस्ट करो। बोले दोनों चीज़ साथ में कर सकते हैं, एआई में इन्वेस्ट करते-करते इसमें। और टेम्पल्स के अलावा जो टेम्पल्स का जो नॉलेज था, उसको मेन क्लेम करना ज़रूरी है। वो हमारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में बहुत काम आ सकता है। नेक्स्ट बिग थिंग इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड आई थिंक इट वाज़ हाइज़नबर्ग या स्क्रोडिंजर जो 1940s में जब उनका वो क्वांटम मैकेनिक्स का पहली बार बात हो रहा था, तो ही विज़िटेड इंडिया, एंड इंडिया में वो विज़िट किए रवीन्द्रनाथ टैगोर को, क्योंकि वो बहुत बड़े नाम थे, जैसे महात्मा गांधी थे वैसे ही रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। तो वो गुरुदेव के जाते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ, और उनके बाद बात करने के बाद वो स्टेटमेंट देते हैं व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड कि द कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स started making more sense after an hour long discussion with Rabindranath Tagore on Advait Vedant. अद्वैत वेदांत कहाँ कहाँ क्वांटम मैकेनिक्स, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अद्वैत वेदांत पढ़ के बहुत क्लोजली मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल समझ में आने लगे। तो ऐसी कितनी चीज़ें होंगी, और जर्मनी में या बहुत ज़्यादा, मतलब आप सर्च करो तो बहुत ज़्यादा अद्वैत वेदांत से रिलेटेड चीज़ों पे बात हो रही है। ऐसे टेम्पल में कितने सारे गूढ़ नॉलेज होगा जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट ये हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को लगता है कि टेम्पल और उसका नॉलेज सब कुछ ओल्ड स्कूल है, नॉट कूल है। ये विडंबना है भारतवर्ष के प्रति, भारतवर्ष की। जैसे आपने अभी कहा कि जो हम लोग थे या फिर मेरे जो दोस्त हैं, जो भी हम लोगों के साथ पढ़े लिखे हैं, उन्होंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से सीखा, इसी कारण वो अवेयर ही नहीं है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और फिर वो सॉल्यूशन तब ढूँढेंगे ना। तो कौन से ऐसे ऑथेंटिक हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने बिल्कुल हिस्ट्री को वैसा ही लिखा जैसा लिखना चाहिए? कुछ नाम बता सकते हो कुछ, जिनको पढ़ना चाहिए? इसमें जो भी है ना, थोड़ा-सा तो रहता है बायस, कोई भी, क्योंकि एक इंडियन लिख रहा है, मतलब कोई भी बंदा लिखेगा तो कुछ थोड़ा-सा बायसनेस तो रहेगा। बट अभी के जो रीसेंट है, जैसे एक ओमेंद्र रत्नू हैं, तो अगर आपको जो वॉरफेयर वाली चीज़ें पढ़नी है, तो हिस्ट्री भी बहुत तरीके की हो जाती है ना, आर्ट एंड कल्चर की हिस्ट्री, एम्पायर्स की हिस्ट्री, तो इसमें ओमेंद्र रत्नू की मेरे को अगर जिसको भी स्टार्ट करनी है, ओमेंद्र रत्नू की महाराणा है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सीताराम गोयल की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन थोड़ी-सी वो मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, आप मेन तो मेरे को लगता है ओमेंद्र रत्नू की बेस्ट है अभी। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद ही किसी की पढ़नी चाहिए। और भी आई थिंक मनोशी सिन्हा की एक बुक है, सैफरन स्वॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड में स्टार्ट कर सकते हैं हिस्ट्री पे। उसके अलावा है कि आपको ऑनलाइन डिफरेंट तरीके के नैरेटिव, जैसे ना मराठों की हिस्ट्री अच्छे से जानना है, तो जो फ़ोकलोर्स हैं, जो संगीत है वहाँ की, फ़ोक संगीत, फ़ोक आर्ट, उसके बारे में जानना पड़ेगा। सिमिलरली आपको सिखों की हिस्ट्री जाननी है, तो आपको सिख उस समय के जो इतिहासकार हैं, वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये हिस्ट्री जानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप ट्रैवल करो ऑल इंडिया, वो बेस्ट होगा। बाकी जितने भी राइटर्स आएँगे, अब जैसे ओमेंद्र रत्नू का भी थोड़ा-सा आपको बायसनेस दिखेगा। तो इसी तरह जितने भी राइट विंग हिस्टोरियंस, इनका थोड़ा-सा बायस दिखेगा। तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन कि हू वाज़ राइट। एनसीईआरटी भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। एनसीईआरटी आपने पढ़ा, उसके बाद इनका भी पक्ष सुनो कि क्या था, मुगलों ने क्या अत्याचार किया था। उसके बाद दूसरा चीज़ हो जाएगी ट्रैवल, मतलब अगर आप ट्रैवल कर लिए तो फिर तो आपको असली चीज़ पता करनी है, तो ट्रैवल करना चाहिए। महाराष्ट्र ट्रैवल करो, फिर उसके बाद पंजाब, राजपूताना, ये सब एरियाज़ में ट्रैवल करो। ये सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट टीचर। अच्छा, थोड़ा-सा हट के एक क्वेश्चन है हिस्ट्री से।
आप सेक्शन 295 ए के बारे में जानते होगे। कैसे देखते हो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को और सेंटिमेंट्स हर्ट करने को? मतलब वो जो लाइन है वो कहाँ ड्रॉ करोगे आप यार? क्या कहना है आपका, क्या ओपिनियन है इस सेक्शन को लेकर? मेरा इसमें बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो ये वही है, सब्जेक्ट फॉर डिबेट हो जाएगा। जैसे आपने बोला ना कि किस पे करें, तो अब इवेंचुअली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बॉडी बना रखी है विच इज़ द कोर्ट, जुडिशरी ऑफ इंडिया, उनको ही फाइनल डिसीजन लेना है। अब इस चीज़ के लिए हम लोग को भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है यूट्यूबर्स को कि वो उस पे क्या बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन इवेंचुअली अभी तक तो मेरे को जितना मन में रहता है वो चीज़ें मैं बोल ही देता हूँ। बस एक बार दिक्कत हुई थी जब आई थिंक हाई कोर्ट की ही वीडियो थी, गुजरात हाई कोर्ट की वीडियो थी, और उस समय हम लोग की सब्सक्राइबर बेस बहुत कम थी, आई थिंक 100 के सब्सक्राइबर बेस थे, काफ़ी नए थे हम लोग, साल भर, डेढ़ साल हुआ था। तो उसमें गुजरात हाई कोर्ट पे एक कोई वो आते हैं, जो भी मतलब अपना पक्ष रखने के लिए, तो वकील नहीं थे वो, क्या बोलते हैं उनको, जो नॉर्मल पब्लिक थी। तो वो आके गुजराती में बोलने लगे। तो बोले कि नहीं, गुजराती नहीं, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो बोला कि सर मैं बहुत मेहनत करके हिंदी तो बोल सकता हूँ और इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। तो मैं आज तक जितना भी जगह पे गया हूँ बोलने के लिए, सब जगह गुजराती में बोला है कोर्ट में। तो बोला नहीं, नहीं इंग्लिश बोलना पड़ेगा, नहीं तो हटा दूँगा, ये जज ने बोला था। तो इसी पे मैंने कमेंट दिया था कि कैसा कैसा देश है कि अपना ही जज, अपने ही देश में इंसाफ पाने के लिए हम लोग को इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो इस पे सीधे हुआ क्या था, हम लोग पे स्ट्राइक आ गया था चैनल का, और स्ट्राइक आया भी कहाँ से, गुजरात हाई कोर्ट से सीधे। तो हम लोग की तो बहुत फट सी गई थी कि अरे भाई गुजरात हाई कोर्ट से सीधा है, और स्ट्राइक था वो, 3 महीने का स्ट्राइक रहता है, ऐसा कुछ रहता है उसमें। तो बट इट वाज़ रिटन वेरी क्लियरली, फिर नोटिस भी शायद आया था हम लोग को कि योर वीडियो हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ गुजरात हाई कोर्ट एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू बी केयरफुल, ऐसा करके कुछ कुछ तो आया था। तो वही था, उसके बाद से फिर हम थोड़ा-सा केयरफुल रहते हैं, बट 295 ए, अब जैसे में मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आई एम नॉट एग्ज़ैक्टली, और मैं भी कैपेबल नहीं हूँगा कि इसके ऊपर कमेंट कर सकूँ कि क्या चीज़ बोलना है, क्या चीज़ नहीं बोलना है। हालाँकि ये रहता है कि यूट्यूब पे हम लोग को जो आता है, थोड़ा केयरफुल भले रहता है, लेकिन जो आता है, मन करता है बोल देते हैं, अब देखा जाएगा जो होगा। घुसता क्या चाहिए ऐसे तो डरेंगे तो फिर तो हाँ। नहीं, ऐसा यूट्यूबर मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि रिलीजन के ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो रहता है, आप देखते हैं। और जो गेस्ट आता है वो बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे को लेनी पड़ती है ना यार। सही बात। हाँ। गेस्ट तो कह के चला जाएगा, मेरे को आएगी स्ट्राइक, मेरे को आएगा लीगल नोटिस, तो मुझे समझना पड़ता है इस चीज़ को कि ये फाइन लाइन ड्रॉ, लाइन ये लाइन ड्रॉ कहाँ होगी। कुछ लोग है ना, कुछ ऐसे पॉडकास्टर हैं जो कि इसको काफ़ी वो करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको कि यार ये सब होना नहीं चाहिए। जैसे आनंद रंगनाथन है, उनको आप जानते हो। वो फ्रीडम ऑफ हाँ। एक्सप्रेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा वो वोकल है। वो कहते हैं कि भैया ये हटाओ यार, ये सेक्शन 295 है। अमेरिका में देखो आप, अमेरिका में आप देखो, फैमिली गाय नाम का शो, मैं उसको कई बार बता भी चुका हूँ पॉडकास्ट में। फैमिली गाय देखे आप कभी? हाँ, फैमिली गाय एक शो है। फैमिली गाय के अंदर आप देखोगे, मैंने बोला कोई रिलीजन नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी सही रिलीजन बात। को नहीं छोड़ा, किसी कंट्री को नहीं छोड़ा, किसी पर्सनैलिटी को नहीं छोड़ा। वो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल वो कर पाते हैं। अब वो अलग बात है, अब कुछ लोग ऑफेंड होते होंगे, बट भैया उनको जो है लॉ प्रोटेक्ट करता है कि आप तो बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ देख, मैं आपको उसका एक बताता हूँ, आपको एक एक सीन बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। और वही सीन यहाँ इमेजिन करके देखना कि यहाँ किसी ने किया, ठीक है? पीटर है, पीटर उसका मेन कैरेक्टर है, हाँ। वो उसके मुँह में सिगार है, ठीक है? अब वो जलाने को ढूँढ रहा है। एक बंदा क्या कर रहा है, बहुत दंगा मचा हुआ है, पर प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, तो एक बंदा ना जो अमेरिका का झंडा है वो जला रखा है उसने। झंडा जला सकते हैं वहाँ के लॉ के हिसाब से। वो झंडा जला रखा है और वो झंडे से की जो आग है ना, उसे सिगार जलाता है और उसको थैंक यू बोलता है और आगे बढ़ जाता है। तो सोच के देखो, इतना कुछ टॉलरेट कर देता है वहाँ पे। तो ये फ्रीडम में अब देखो, कुछ लोग बहुत मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, अच्छा तू चाहता है कि यहाँ पे भी ऐसा हो। मैंने कहा ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सेम चीज़ यहाँ करो। पर वो देखो ना यार कि कितने ओपन हो चुके हैं वहाँ पे। कितना कुछ बोला जा सकता है। यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ कह जाता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो फाइन लाइन समझ नहीं आती है कि वो ड्रॉ कहाँ करे लाइन, कि भाई अब ये जो बाउंड्री है ना, इसको क्रॉस कर दिया, अब ये नहीं कर सकते। क्योंकि बाउंड्री बता दोगे तो हम भी समझ जाएँगे ना, फिर हमें भी नोटिस नहीं आएगा। हाँ, हाँ। हमें भी क्लैरिफाई अब कर दो ना। ये चीज़ ना, इसमें थोड़ा-सा चेंज देख सकते हैं, जैसे कहाँ ऐसा कुछ है, मतलब क्या ये सही बात है कि सिर्फ़ यूएस और यूरोप में ही पूरे फ्रीडम है? इंडिया में सब चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है। एग्ज़ाम्पल इंडियन शादियों को देख लो। भाई जब लगन का सीज़न स्टार्ट होता है, बाप रे बाप! इतने बारात, तो बारात पे कैसे निकलते हैं हम लोग भाई, ऐसा लगता है सड़क बाप की है। कैसे नाचते हुए जाते हैं पूरा इधर-उधर, और ट्रैफ़िक पे इतनी ट्रैफ़िक रहती है, सब शांति से हाँ, किनारे से जा रहे हैं, कोई हॉर्न होने किनारे से जा रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है एक दिन मेरे को भी नाचना है, हमें भी बारात निकालनी है। तो दे आर वेरी टॉलरेंट अबाउट इट। बट जहाँ तक मेरे को मालूम है, यूके, यूएस में ये इतना ईज़िली नहीं हो सकता।
कि रोड अपने बाप की समझ की निकल गए ट्रैफिक। तो कहीं-कहीं पे हम लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें का सहूलियत है। हाँ, सही कह रहे हो आप। रेसिज़्म का हाँ, यहाँ पे अब जैसे आप क रंग-भेद का कुछ भी बोल सकते हैं कि काले हैं, गोरे ये वो कुछ भी बोल सकते हैं। उतना लोग ऑफेंड नहीं होते काले गोरे बोलने पे। लेकिन वैसे यहाँ पे प्रावधान तो है, लॉ तो है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। हाँ, नहीं कर लेकिन सकते। हम टॉलरेट कर लेकिन सकते अब हैं, वो वो अलग बात। प्रावधान ये भी होगा मेरे को लग रहा है ना कि बारात आप ऐसे बिना मतलब जुलूस नहीं निकाल सकते इस टाइप से कि लेके निकल गए, कि भाई फर्क घर की पड़ता है। शादी है, लेके निकल गए। लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करता है, कमिश्नर भी कुछ नहीं करता है, पुलिस भी कुछ नहीं करती है। जो लोग हैं कोई कंप्लेन नहीं करते क्योंकि सबको एक दिन करना है ये काम। तो वैसी-वैसी कुछ चीज़ें हैं, अलग-अलग कल्चर है। तो उसमें कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि अब जैसे वैसे है कि यूएस आई थिंक 300 साल, 200 साल हो गए, तो वहाँ फ्लैग जलाना मतलब उतना अटैचमेंट नहीं होगा फ्लैग के साथ। हमारे लिए फ्लैग क्या हो जाता है, एक निशान जैसा हो जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे वो उसमें वो फ्लैग के लिए ऑफेंड हो सकते हैं हम लोग। तो ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, ओवरऑल इंडिया में भी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों का एक क्वेस्ट की तरह है, यूएस में भी और इंडिया में भी, कि किन-किन चीज़ों को हम बोल सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। अब यूएस में जो हो रहा है एलजीबीटीक्यू वाला, कि कितना फ्रीडम देना है, कि अब रिपब्लिकन्स जैसे विवेक रामास्वामी ये आके बोल रहे हैं देयर आर ओनली 2 जेंडर्स मेल फीमेल, और उधर वो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो रोक रहे हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक हम लोग का स्पिरिचुअल मतलब मेंटल वॉर चल रहा है कि क्या है, मतलब 2 रिलीजन वाला रखें जो बायोलॉजी में है, या अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत-बहुत दिक्कत हो रही है। अब जो नए बच्चे हैं 14-15 जो टीनेजर्स रहते हैं 14, 15, 16 ईयर ओल्ड, उनका क्या रहता है ना, बहुत फ्रेजाइल माइंड रहता है। आप उसको तुरंत इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो बहुत सारी न्यूज़ यूएस में आई थी कि 16-17 साल की बच्चियाँ एलजीबीटीक्यू वाले उसमें इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करती हैं, आई एम ए मेल, और अपना यूटेरस निकलवा देती हैं। अब हो क्या रहा है, अब जब 26-28 की हो रही हैं, तो हो रहा है कि वो माँ नहीं बन सकती। तो ये हो जा रहा है, कई ने सेक्स चेंज करवा लिया, फिर हुआ कि नहीं हो रहा है। अब 27-80 तक आके बुद्धि आ जाती है ना, कि भाई कौन है हम? उस समय आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, और इसके बारे में राजीव मल्होत्रा की बहुत अच्छी वो रहती है वीडियोज़, जिस पे वो बताते हैं और कैसे ये एलजीबीटीक्यू चीज़ को इंडिया में घुसाया जा रहा है डिफरेंट कॉलेजेस से, जैसे कि अशोक और शायद 2-3 है, उसके थ्रू एंटर कराया जा रहा है। सो दैट इज़, और एज़ अ यूट्यूबर तो मैं पर्सनली बताऊँगा आपको कि मतलब हम लोग को एक थोड़ा-सा ये रखना चाहिए लॉयर का भी, गवर्नमेंट ला रही है ब्रॉडकास्टिंग बिल। तो अब उसका कैसे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? अच्छा वो बता डिनाई कर वो हो गया ब्यूरिड हाँ, वो ब्यूरिड हो गया, यू टर्न मार लिया उसपे। हाँ, उसके बारे में बात हुई थी, मैंने मेगनेट के साथ बात की थी अपने चैनल पे, तो बता रहे थे कि काफ़ी ड्रैकोनियन लॉ है, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाने वाली है, जो कि रिस्ट्रिक्शन के साथ-साथ ना बड़ी माथापेची भी थी। उसमें एक ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, एक इवैल्यूएशन कमिटी आप कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी आपको डालनी पड़ेगी, वो आपको सर्टिफिकेट देगी कि हाँ, भैया आपका कंटेंट अच्छा है, और उसके बाद किसी को प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रावधान भी बड़े खतरनाक थे, और पनिशमेंट भी बड़े खतरनाक थे। 50-50 लाख का आपको फाइन भरना पड़ सकता है अगर आपने कुछ गड़बड़ की। अब थ्रेशोल्ड भी नहीं बताया गया था कि भैया कितने सब्सक्राइबर के बाद ये सब कुछ लागू होगा, तो कोई आइडिया नहीं था। अब किसी को भी ब्रॉडकास्टर कहा जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप भी बना लिया, मान लो पुलकित अनंत और मैंने एक ग्रुप बना लिया अपना व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम भी ब्रॉडकास्टर कहलाएँगे, हम भी उस लॉ के अंडर आएँगे। तो ये बड़ा अजीब सिर्फ एक ग्रुप बनाने से? हाँ, तो ब्रॉडकास्टर की जो डेफिनेशन थी वो इतनी ब्रॉड कर दी थी कि उसमें किसी को भी लाया जा सकता था। जो अंकल बेचारे फेसबुक चला रहे हैं नॉर्मली, उन्होंने भी अगर अपना एक छोटा-सा बर्थडे पार्टी की कोई घर में वीडियो बना के डाल दी, तो वो भी ब्रॉडकास्टर कहलाएँगे। तो अब यही दिक्कत आ रही थी कि बड़ा सच्ची कह रहा हूँ, मुझे पता है, मैं भी मेघनाथ भाई जब मुझे बता रहे थे, मैं हँस रहा था कि यार इससे अच्छा तो ड्राफ्ट हम लोग लिख देंगे, अच्छे बिल हम बना देंगे हाँ, भाई, ये क्या कर रहे हो सही तुम? में। हाँ, तो वो वाला बात वहाँ हो रहा था। अच्छा इसके बारे में मेरे को निखिल से बात हुआ था। निखिल हाँ, था या पता नहीं, अभी हम लोग एक्चुअली गए थे वीसीएम, ये है ना वृंदावन में बन रहा है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। इंडिया के वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेंपल एंड वर्ल्ड का टॉलेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर भी बन जाएगा वो। 700 फीट टॉल, अराउंड 70 फ्लोर्स होंगे उसपे। वृंदावन में इस्कॉन बना रही है। तो उसके लिए हम लोग को इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था, तो वहीं पे मेरे को ये मिला था निखिल, उसको जानते हो निखिल, क्या नाम है? निखिल डोगरा, देसी ड्यूड विद साइन करके एक है चैनल, देसी ड्यूड विद साइन, तो उस वो मिला था, अराउंड 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो उसका वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। तो एलपीयू में के सामने कुछ ऐसा आया था कि प्रोस्टिट्यूशन या कुछ-कुछ चल रहा है एलपीयू यूनिवर्सिटी के सामने, और उसका वीडियो उसने बनाकर डाल दिया था अपने चैनल पे और बहुत वायरल हो गया था। और इसके बारे में निर्मला सीतारमण ने भी मेंशन किया था। तो हुआ क्या कि ये जम्मू का लड़का है, निखिल, देसी ड्यूड विद साइन। तो हुँ। और इसका केस भी उसने बताया, अपना केस समझा रहा था कि क्या केस हुआ,
और बहुत लैंडमार्क केस था, बोल रहा था कि वो लैंडमार्क की तरह यूज़ होगा। जम्मू का है वो, उसने किया था पंजाब में जहाँ पे एलपीयू है, और पंजाब पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई निखिल के अगेंस्ट, क्योंकि जो एलपीयू के शायद वो ओनर है वो कुछ आम आदमी पार्टी में कुछ हैं प्रोमिनेंट पोजीशन पे, तो एफआईआर हुई खैर निखिल के अगेंस्ट पंजाब में। पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, पंजाब पुलिस गई जम्मू, और जम्मू में निखिल को अरेस्ट करा। और फिर जब वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तो ये बहुत उसका काफ़ी मतलब है निखिल का, और ग्राउंड वर्कर है क्योंकि, तो बहुत सपोर्ट है लोकल में, तो लोकल लोगों ने उनको उसको घेर लिया पुलिस को। उसके बाद तब तक आ गई जम्मू पुलिस। अब जम्मू पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने है इसको लेने के, निखिल के नहीं इधर रहेगा, कैसे आप ले लियो। पंजाब पुलिस घुस तो गई है जम्मू में, और जम्मू पुलिस और पूरी जम्मू की क्राउड घेर ली है उसको। बहुत बढ़िया वीडियो उसने डाला था, बोला था कि ऐसा सीन चल रहा था। उसके बाद पूरा पुलिस को जम्मू पुलिस, अरे पंजाब पुलिस की शायद गाड़ी की वो सब फोड़ फाड़ दिया, कांच वाच तोड़ ताड़ दिया, उसको फिर भगा दिया वहां से। अब उसके बाद उसको जो बेल ग्रांट होनी थी, एफआईआर मतलब वो अरेस्ट करके तो नहीं ले जा पाए, और एक सेकेंड कॉल आ रहा था किसी का, हाँ, तो इसको अरेस्ट करके तो नहीं ले जा पाए, और उल्टा हुआ क्या कि यहाँ से मतलब उसको बेल मिल गई जम्मू पुलिस से, तो एफआईआर हुआ पंजाब पुलिस का और बेल मिली जम्मू में, मतलब अलग स्टेट में। तो ये बहुत पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बेल दोगे किसको जब एफआईआर है जम्मू पुलिस के पास, तो एफआईआर है नहीं तो किस पे बेल दिए। तो वो मेरे को बता रहा था, मैं बोला कि कैसे हुआ ये पॉसिबल, तो बोला भाई मेरे को नहीं पता, ये अपना वकील साहब है उन्होंने किया किसी तरह। अब ये लेकिन लैंडमार्क केस की तरह यूज होगा कि आप कैसे किसी एक स्टेट में हुए एफआईआर पे कहीं और बेल दे सकते हो। तो ये पूरा केस हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग था इसका सुनना। कब की बात है, कब की बात है? मेरे को लग रहा है 6-7 महीना हो गया होगा। और बेल का वैसे केस तो अभी चल ही रहा है उसका, क्योंकि बेल ही मिली थी, केस कुछ शायद कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये हुआ था आई थिंक 6-7 इसी साल की बात है, 2024 की बात है। मैं एक बार देखता हूँ वीडियो, तुमको भेज दूंगा इसके बाद कि पूरा केस क्या होता है। बड़ा पेचीदा था यार ये। हाँ हाँ, और बड़ा वैसा था कि भाई पंजाब पुलिस आई और जैसे जम्मू पुलिस बचाने के लिए आ गई, बोले क्या हो रहा था भाई। और वीडियो भी उसने डाला है, पूरा बाहर निकल के बोल रहा था कि आप सभी भाइयों का, जम्मू वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जम्मू पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। और पूरा भीड़ इकट्ठा हुई है। और निर्मला सीतारमण ने भी बोला कि प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है एलपीयू के सामने, तो एफआईआर किस पे कर रहे हो, जिसने वीडियो डाल दी उस यूट्यूबर पे एफआईआर कर रहे हो आप। निर्मला डिफेमेशन का केस हुआ होगा ना, किसी हाँ डिफेमेशन का, हाँ डिफेमेशन का। तो इसी चीज़ का केस हुआ, तो आप उस पर डाल रहे हो ये सब चीज़ें, सबने डाली, तो उसके बाद तो चैनल उसका अलग ही बूम कर गया। बढ़िया यार, कंट्रोवर्सी करके ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल है। तो यार मज़ा आ गया आपसे बात करके, ये मैंने फन सोचा नहीं था, फर्स्ट हिस्ट्री पॉडकास्ट है इस चैनल का, और मज़ा आ गया लिटरली। में फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे, आनंद भाई होते और मज़ा आता, और भी बड़ी गपशप होती। कोई बात नहीं, अगली बार कभी और कर लेंगे। तो आखिर में कुछ कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? मेरा तो पहला पॉडकास्ट था एक्चुअली ये। और ऐसा होता है कि ना हिस्ट्री जो ही आती है मैं बहुत बताने लग जाता हूँ। तो पहले मेरा क्या रहता था कि है ना, जब भी ड्रिंक विंक करके बताता था कि पहले पी के फिर अच्छे से बताता था, तो अपने दोस्तों को बैठा के बहुत अच्छे से समझाता था। इसमें मेरे को लग रहा था कि भाई बिना पिए मैं कैसे बताऊंगा हिस्ट्री, ज़्यादा बह ना जाऊँ। और बीच में मेरे को फील भी हो रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही बताया जा रहा हूँ क्या। कि पता नहीं इसको समझ में आ रही है, ऑडियंस को समझ में नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा था। हाँ, तो अनंत के साथ भी कर सकते हैं इवेंचुअली, मतलब इवन अनंत तो बहुत अच्छा, इससे बढ़िया पॉडकास्ट देगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बट ये है कि हिस्ट्री वाला पॉडकास्ट नहीं ले सकते, उसके साथ ले सकते हैं हम लोग जैसे जो LGBTQ और ये सब जो करंट सिनेरियोज है उसको बहुत अच्छे से वो फॉलो करता है, तो विल बी वेरी गुड गेस्ट फॉर दैट। बट उसके लिए क्योंकि मेरा और उसका लगभग अलग है बिल्कुल ही हमारा, जो मैं समझ रहा हूँ। कोई नहीं, कभी फ्यूचर में कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बहुत मज़ा आया, और कुछ दोबारा मुलाकात हो सके तो बिल्कुल मौका देना, ठीक है। और चलो आप मजे लो, और बहुत अच्छा कि आपने जल्दी मतलब पॉडकास्ट करा लिया, वरना मैं करता नहीं इतनी जल्दी, पर आपने सही टाइम पे करवा दिया, ताकि अब होगा क्या, मैं क्योंकि 9 साढ़े 9 बज ही जाते हैं, हमें 10 बज जाते, तो अच्छा कि आपने करवा दिया। तो चलो अब मिलते हैं, ध्यान रखो अपना, बिल्कुल। बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, बाय।